शुरू किया जाए केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर को, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया है केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन में डिफरेंसेस क्या है, ये भी थोड़ा हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था। और अब आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन, और उसी से हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं। टॉपिक है मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हमने रखा है, तो अपने आप चीजें आ जाएंगी आपके साथ। आ जाइए। पहले मैं थोड़ा सा क्लासिफाई कर दूं आपके केमिकल बॉन्ड को। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, फिर मॉलिक्यूलर फोर्स पर अपने आप पहुंच जाए। ठीक से क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे एक तरीका है प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्डिंग फोर्स। प्राइमरी बॉन्ड्स और सेकेंडरी बॉन्डिंग फोर्सेस ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो। प्राइमरी बॉन्ड्स वैसे बॉन्ड्स जिनकी वजह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसके वजह से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, वो प्राइमरी बॉन्ड्स हो गए। बहुत सिंपल है, जैसे आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं, आयोनिक बॉन्ड क्या करता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाता है। किस कंपाउंड का, जैसे NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। सेकेंडरी प्राइमरी बॉन्ड्स जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या करता है, आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन करवाता है। जैसे एग्जांपल बोलो, HCl, समझ रहे हैं चीजों को, BF3 वगैरह। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी बॉन्ड्स, तो प्राइमरी बॉन्ड्स वो वाले बॉन्ड्स आए जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवाते हैं। सेकेंडरी बॉन्ड्स वो वाले आएंगे जो बने हुए मॉलिक्यूल को एक जगह कलेक्ट करने में, गैदर करने में मदद करता है। मतलब मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन जो कंपाउंड हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं, मॉलिक्यूल को गैदर करके कंपाउंड बनाने में सेकेंडरी बॉन्ड का योगदान है। जैसे H2O इज नॉट वाटर, H2O का कलेक्शन इज वाटर जब वो लिक्विड फेज में हो, समझ रहे ना। H2O इज नॉट आइस, H2O का कलेक्शन इज आइस जब वो सॉलिड फॉर्म में हो। तो ये जो सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में आ रहे हैं कंपाउंड, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है ना, इंट्रैक्शन, इसी को आप सेकेंडरी बॉन्ड्स बोल रहे हैं। रिजल्ट्स keeping the molecules together in a bulk to form compounds। सही है, कंपाउंड्स बनाएगा इस तरह से, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वेंडरवाल फोर्सेज, वेंडरवाल फोर्सेज। जैसे अच्छे से देखेंगे, जैसे कह सकते हो मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, आपने पढ़ा है, हमने बताया आपको, मेटल एटम्स को एक जगह गैदर किया जाता है, मेटेलिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए आइए, तो दो तरीके से आप बांट सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन इसको अगर इसके स्ट्रेंथ के बेसिस पर बात करें तो क्लासिफिकेशन का नजरिया अलग हो जाएगा। तब हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड वीक बॉन्ड्स। क्या बोला हमने, अगर इसको स्ट्रेंथ के बेसिस पर बांटा जाए, ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर इस आधार पे बांटा जाए, तो हमने आपसे क्या बोला बेटा, कि दो तरीके का केमिकल बॉन्ड्स बोलोगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और दूसरा हमने बोला वीक बॉन्ड्स।
ठीक है, क्या बोला, अगर हम स्ट्रेंथ के बेसिस पर बात करें तो दो तरीके का बॉन्ड अपन बोलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। बहुत क्लियर है ये चीजें कि आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तब बोलेंगे जब आपका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब बॉन्ड एनर्जी काफी लार्ज वैल्यू का है, हाई वैल्यू का है। देखते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, जैसे आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, आराम से सीखेंगे आप। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स मतलब जैसे आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। वीक बॉन्ड्स जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेज। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेज, बेसिकली वेंडरवॉल फोर्सेस बोल रहे हैं आप इसको। क्या मतलब हुआ, आप अच्छे से देख लें, ये वो वाले बॉन्ड है, एक बार फिर से जो सेकेंडरी बॉन्ड्स, समझ रहे ना, ये कूलम्बिक इंटरेक्शंस है। क्या है ये, कूलम्बिक इंटरेक्शंस, which are responsible for keeping molecules together। वही वाला सेकेंडरी वाला, आप समझ पा रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स को एक जगह रखने में जो सक्षम है वो है आपका वीक बॉन्ड्स, ठीक है, और मॉलिक्यूल बनाने में आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एच बॉन्ड और वेंडरवॉल फोर्स में क्या डिफरेंस है मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूं। पॉइंट ये है कि मेटेलिक बॉन्ड कहां है उस पर भी चर्चा होगी, उससे पहले इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बातें की जाए ध्यान से। इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो लेस देन 2 किलो कैलोरी पर मोल है और 10 किलो जूल पर मोल। किनका, वेंडरवॉल फोर्स का। हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में, मतलब इसको कह सकते हो कि 10 to 45 किलो जूल पर मोल के बीच में इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लाई करेगा। क्लियर है, ध्यान से। लेकिन यह भी इन जनरल और यह भी इन जनरल, यह ध्यान देना है, एबनॉर्मेलिटी में कुछ भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं आप, ये भी इन जनरल और ये भी इन जनरल, दोनों ही इन जनरल, मतलब सामान्य तौर पे हाइड्रोजन बॉन्ड 2 to 10 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब 10 to 45 किलो जूल पर मोल के बीच में लाई करता है, और सामान्य तौर पर वेंडरवॉल फोर्स या मॉलिक्यूलर फोर्स 10 किलो जूल पर मोल से लेस होते हैं। लेकिन गारंटी दोनों में से किसी चीज की नहीं है। ऐसे भी मॉलिक्यूलर फोर्स हो सकते हैं कि 10 किलो जूल पर मोल से स्ट्रांग है, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे भी हो सकते हैं कि 45 किलो जूल पर मोल से स्ट्रांग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे नहीं हो सकते कि 10 किलो जूल पर मोल से कमजोर है। सर आपने क्या बोल दिया, एक्चुअली ये भी एक तरह का, मतलब इसी के फोर्स का एक एडवांस्ड टाइप है कह सकते हैं, जिसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, मैं डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। अब आ जाइए कोवेलेंट बॉन्ड की बातें कर रहे हैं हम लोग। कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है सामान्य तौर पे 200 से 450 लिख ले। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सामान्य तौर पर 200 टू 450 किलो जूल पर मोल के रेंज में होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मल्टीपल लेंगे तो हमने आपको पढ़ाया है कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन ले लेंगे तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 945 किलो जूल पर मोल, तो मल्टीपल नहीं लेते हैं। ओ डबल बॉन्ड ओ लोगे तो 490 किलो जूल पर मोल, 500 के रेंज का चले जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यहां नहीं लिए जा रहे, अगर सिंगल बॉन्ड आप लेंगे तो सामान्य तौर पे 200 से 450 किलो जूल पर मोल के रेंज में। एक बार फिर से बोलूंगा, 200 के से कम भी हो सकता है कोई कोई बॉन्ड, और कोई कोई बॉन्ड 450 से ज्यादा भी हो सकता है, समझ रहे ना, एबनॉर्मल मैं बोलूं तो। जैसे अगर ये ले लू, आपको याद होगा फ्लोरीन अप्रोक्स 150, याद करें 156 किलो जूल पर मोल हमने पढ़ाया है। अगर आप ले ले इसी में एबनॉर्मल SiF अप्रोक्स 700, क्या देखा आपने, सिंगल बॉन्ड है,
तो किसी किसी की बातें नहीं करते हैं, लेकिन जो बीच में सामान्य तौर पे हैं वो 200 से 450। सही है। अब आ जाओ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसके बॉन्ड एनर्जी का कोई रेंज नहीं होता। समझ पा रहे हैं ना? आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और उसके बॉन्ड एनर्जी का कोई रेंज नहीं होता, कुछ नहीं होता है। आप 500 इसका लैटिस एनर्जी ना इंटरेक्शन, आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में किया है क्या? आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ किससे मेजर होता है, याद करो। आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ किससे मेजर होता है? लैटिस एनर्जी से। तो जो लैटिस एनर्जी है आयोनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ, लैटिस एनर्जी, ये 500 किलो जूल पर मोल से स्टार्ट हुआ, पर मोल से शुरू हुआ और जाते 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 जानते हैं 10⁻6 किलो जूल पर मोल में, सॉरी 5 आ गया ना, 10⁻5 किलो जूल पर मोल में भी ये रहता है। आप समझ ले, मतलब लाखों में भी इसकी वैल्यू जा सकती है। कौन है ये? लैटिस एनर्जी। तो कमजोर आयोनिक बॉन्ड, वीक आयोनिक बॉन्ड मतलब लो लैटिस एनर्जी, 500 किलो जूल पर मोल की भी आपको मिल सकती है अप्रॉक्स, और लेकिन 500 मिनिमम। आप देख रहे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड का मैक्सिमम है वो उसका मिनिमम। और स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड ट्रॉलियाइट, ग्रॉसिलिराइट, ये सब की तो आप बात ही नहीं कर सकते, ये सब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब लाख में भी चले जाती है वैल्यू। तो हर तरह की आपको मिलेगी। इस पेज में हमने क्या लिखा है, आप एक बार फिर से चीजों को देख ले। हमने लिखा है कि केमिकल बॉन्ड को आपने पहले एक क्लासिफिकेशन एक तरीका से किया, वो तरीका क्या था? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैसे वाले बॉन्ड जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराते हैं, आयोनिक और कोवेलेंट, और सेकेंडरी वैसे वाले बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स को एक जगह जोड़ के कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल को एक जगह गैदर करते हैं, वो सेकेंडरी बॉन्डिंग फोर्स। फिर हमने आपको क्या बोला, अच्छे से सुने, फिर हमने आपको क्या बोला, एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडरवॉल फोर्स टाइप आए, मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स टाइप आए जो मॉलिक्यूल को बांधता है। वेंडरवॉल फोर्स सामान्य तौर पे 10 किलो जूल पर मोल के नीचे है। हाइड्रोजन बॉन्ड सामान्य तौर पर 10 to 45 किलो जूल पर मोल के बीच है। कोवेलेंट बॉन्ड सामान्य तौर पे 200 to 450 किलो जूल पर मोल के रेंज में है। और आयोनिक बॉन्ड 500 से अबव है, उसका कोई रेंज नहीं होता। हर तरह के की पॉसिबिलिटी है, एबनॉर्मली कोई स्ट्रांग हो जाए, एबनॉर्मली कोई वीक हो जाए। जैसे कोवेलेंट में भी एबनॉर्मली वीक हो सकता है फ्लोरीन, और एबनॉर्मली स्ट्रांग भी हो सकता है एसआईएफ बॉन्ड। वेंडरवॉल फोर्स में एबनॉर्मली वीक होगा तो वेंडरवॉल ही रहेगा, उससे तो कमजोर कोई फोर्स है नहीं। एबनॉर्मली स्ट्रांग में 10 किलो जूल पर मोल के ऊपर भी जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में 10 किलो जूल पर मोल के नीचे नहीं जा सकता, यह ध्यान रखिए, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर वो उससे नीचे चला गया तो वो वेंडरवॉल फोर्स हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 10 किलो जूल पर मोल के ऊपर ही रहेगा, क्लियर है, लेकिन 45 किलो जूल पर मोल के ऊपर बाहर भाग सकता है, से आगे जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने क्या बोला, एक लाइन, नेवर वीकर देन 10 किलो जूल पर मोल, उससे नीचे कभी नहीं जाना है इसको। अगर ये गया तो वो वेंडरवॉल फोर्स हो जाएगा, समझ गए ना, कभी भी इससे कमजोर नहीं जाएगा। तो चलो इस पेज नंबर 3 को उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार आप लोग पहले यहां तक क्लियर कर ले मसला कि हाँ सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ूं। एक बार जल्दी से आप लोग टाइप कर ले प्लीज, सभी लोग बता दे एक बार कि सर यहां तक कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। होनी नहीं चाहिए, फिर भी एक बार। क्लियर सर, गुड गुड। नेक्स्ट पेज में मैं आता हूं अब, वन बाय वन।
देखिए, रहा सवाल हमारे मेटेलिक बॉन्ड का। इस पेज में थोड़ा सा आप चीजों को आगे ले जा रहा हूं। हमने बोला बेटा मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड की कहानी यह है, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड से कभी स्ट्रांग भी हो सकता है और कभी वीक भी, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड किस रेंज में, 200 टू 450 किलो जूल पर मोल, यही रेंज है ना। इससे आगे भी जा सकता है और इससे पीछे भी आ सकता है। ध्यान से, प्लस माइनस यहां भी लगा सकता हूं मैं और प्लस माइनस यहां भी लगा सकता हूं। सही है। अब मेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, इससे अगर वीक को इधर लिखूं तो वैल्यू को दाएं बाएं कर दूं, नहीं छोटू, क्या बोला मैंने, ये लीजिए, ये लीजिए, हाँ ठीक है, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, इधर छोटा वाला वैल्यू 200 प्लस माइनस से लेकर के 450 प्लस माइनस। अब ज्यादा क्लियर हो गया, ठीक है। तो 450 से ऊपर वाला भी हो सकता है जिसको आप स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बोलेंगे। और ये वाला मेटेलिक बॉन्ड आपको कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा आपको, ट्रांजिशन मेटल्स में। याद करें, ट्रांजिशन मेटल्स के मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, याद करें, उनका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होता है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई होता है ना। जैसे एग्जांपल में क्रोमियम याद कर ले, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन वगैरह इटीसी याद करें। आपको याद होगा क्रोमियम का 500 के अबव चला गया था, टंगस्टन का 800 के अबव चला गया था। तो ये सब इसमें आ सकता है। कलर चेंज कर दूं क्या, मुझे भी लगता है बदल दूं कलर जी, लीजिए। अब वीक मेटेलिक बॉन्ड्स, कमजोर मेटेलिक बॉन्ड्स भी होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से आपके कमजोर हैं। ये किस में आएंगे जरा याद करें, एस ब्लॉक, एल्कली मेटल्स एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक में भी पर्टिकुलरली एल्कली मेटल बोले तो काफी कमजोर, इनके मेटेलिक बॉन्ड काफी वीक होते हैं, इनका इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन काफी कम होता है। याद कीजिए आप, लेस देन 100 किलो जूल पर मोल चला जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर आप ले सोडियम, तो सोडियम की 108 किलो जूल पर मोल है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नीचे जाए तो और घटते जाएगा, सीजियम का 78 है। कितना कम है, समझ रहे ना। तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड दोनों हो सकता है। ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड से वीक भी हो सकता है। उम्मीद है आपको यह मामला अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। इसलिए मेटेलिक बॉन्ड को हमने पिछले पेज में स्ट्रॉन्ग या वीक में कहीं नहीं रखा है। वो वीक में भी आ सकता है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग में भी जा सकता है, लेकिन ओवरऑल इन लोगों से तो स्ट्रॉन्ग ही होगा ना। इसलिए अगर बोला जाए, ये मैंने उसको ये नहीं बोला कि वो कहां पे रहेगा इन सब में, लेकिन ये क्लियर है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आएगा। ये क्लियर है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेटेलिक बॉन्ड को कभी वीक बॉन्ड नहीं बोला जाता, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोला जाता है। ये वीक बॉन्ड नहीं बोला जाता है, क्योंकि वीक बॉन्ड में आप देख रहे हैं क्या है आपका, सॉरी, आप देख रहे हैं क्या है आपका 10 किलो जूल पर मोल से नीचे या 10 टू 45 किलो जूल पर मोल। और जो सबसे कमजोर मेटेलिक बॉन्ड होता है, हमने भी आपको किया करवाया, सीजियम, वो सब भी 78 किलो जूल पर मोल। तो कहने का ये मतलब है, मेटेलिक बॉन्ड को पहली बात वीक बॉन्ड नहीं बोलते, दूसरी बात ये कोवेलेंट बॉन्ड से वीक भी हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग हो जाए, अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स को लेते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से वीक हो सकता है। उम्मीद अच्छे से आपका क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बातें इस पर की जाए, ये वाला मामला थोड़ा सुलझाना जरूरी है। किसको, हाइड्रोजन बॉन्ड और मॉलिक्यूलर फोर्सेस को। अब इस पर आते हैं, अच्छे से आ जाइए, पेज नंबर 5, ध्यान से। मॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड हाइड्रोजन बॉन्ड।
ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड और मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, पहली बात आप ये क्लियर कर ले, ये है क्या? हमने बहुत स्पष्ट बोला, ये कुलंबिक इंटरेक्शंस है जिसके सहारे ये मॉलिक्यूल्स को एक जगह बांधने में सक्षम है। क्या है ये? कुलंबिक फोर्स है। ये बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है कि ये कुलंबिक फोर्सेज है। क्लियर है? विच इंटरैक्ट मॉलिक्यूल्स टू मेक दियर बल्क। सही है ना? ताकि उनका बल्क क्रिएट किया जा सके, समूह क्रिएट किया जा सके। अच्छे से सीखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत टाइप कीजिएगा, एकदम बताइएगा कि क्या डाउट है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है? बिल्कुल नहीं शर्माना है, सोचना है कि अच्छा बाद में वीडियो देख लूंगा, ये वो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो डाउट है उस समय तुरंत पूछ लिया करें। हमने क्या बोला बेटा? हमने बोला कि मॉलिक्यूलर फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड ये जो है ये कुलंबिक फोर्स है जिसके थ्रू ये मॉलिक्यूल को बांधते हैं और उनका बल क्रिएट करते हैं। अच्छे से आएगा समझ में? बहुत लंबी चौड़ी इस पे बातचीत करनी होगी क्योंकि आजकल जेईई मेन में इसका फैशन उठ रहा है। हम तो काफी पहले से इसको पढ़ा रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से, और उन दिनों पढ़ाते थे जब जेईई मेन और नीट या एडवांस्ड कह ले कि इन लोगों ने पूछना स्टार्ट भी नहीं किया था। पहली बार इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन जो आना स्टार्ट हुआ इसमें थोड़ा डीपली, वो है 2015 से पहले डीपली नहीं आता था। बड़ा लाइटली पूछा जाता था कि इसमें वेंडरवाल फोर्स है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का इनमें से कौन परफेक्ट एग्जांपल है, कौन डायपोल का एग्जांपल, पहले ऐसे पूछा जाता था। एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी वगैरह पे बातचीत नहीं होती थी। मैं 2007-8 से इंटरेक्शन एनर्जी पर बातचीत करता आ रहा हूं, तो कभी नहीं पूछता था तो ऐसा लगता भी था कि यार इतना खोज के यूनिक चीजें कुछ कुछ पढ़ा रहा हूं, आ नहीं रहा कॉम्पिटिशन में, कभी तो आना चाहिए तो अच्छा फील हो। तो फर्स्ट टाइम 2015 में जेईई मेन वालों ने पूछा था, तो बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार कुछ तो आया। जबकि ये कहीं पे आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पे जाएं, ये पहले फैशन में नहीं था पढ़ाना ये टॉपिक। ठीक है? 2015 में फर्स्ट टाइम जेईई मेन वालों ने पूछा, उसके बाद भी लोग नहीं पढ़ा रहे थे। लोगों को लगा ठीक है एक बार आ गया, कुछ आ गया, और वो भी कॉम्प्लिकेटेड आ गया था, टफ आ गया था थोड़ा। उसके बाद इधर 17, 18, 19, 20 एकदम फ्रिक्वेंट आने लगा। तो वही चीज मैं बोलता हूं बार बार कि आप क्वेश्चन बैंक की तैयारी नहीं करते हो, आपको नई चीजें हमेशा देखनी पड़ेंगी कि क्या बाकी है, किन चीजों में स्कोप है पूछने का। सिलेबस से बाहर जाने में कभी नहीं कहता हूं, मैं सिलेबस में कहता हूं एडवांसमेंट लाने के लिए। सिलेबस में आपके कंटेंट के साथ क्या खिलवाड़ किया जा सकता है इसको समझने की जरूरत होती है। तो आ जाओ, कुलंबिक फोर्स जो मॉलिक्यूल को बांधता है। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं एग्जांपल करूं, जैसे आप एग्जांपल में लेते हैं वाटर, तो वाटर को आप समझने की कोशिश करें। वाटर में क्या है? आपका H2O, और अच्छे से देख ले, ऐसे आप डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस यही करते हो। तो ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो उसको। यही वो कुलंबिक फोर्स है, आराम से आइएगा, यही वो कुलंबिक फोर्स है जिसके कारण मॉलिक्यूल्स बंध के कंपाउंड तैयार कर रहा है। जैसे चलो कुछ और मैं बोलता हूं, ध्यान से कुछ और एग्जांपल लिया जाए। जैसे मान लो कि जेनॉन गैस, जेनॉन, तो जेनॉन में क्या होता है आपका, ध्यान से, ये लो, ये जेनॉन है, हमने आपको पढ़ाया है। एक जबरदस्ती का, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक जबरदस्ती का चार्ज क्रिएट होता है जब एक दूसरे के संपर्क में, कांटेक्ट में आते हैं। हमने क्लियर किया था आपको, हमने आपको क्लियर किया था, एक जबरदस्ती का चार्ज क्रिएट होता है, डेल्टा शिफ्ट कर रहा है तो प्लस डेल्टा माइनस, और इसको आप क्या बोलते हैं? वेंडरवाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वेंडरवाल फोर्स। हमने पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत डिटेल में यहां पढ़ना करना है दोबारा से, समझ रहे ना? तो ये सारे कुलंबिक फोर्स, देखिए यहां भी ये भी कुलंबिक फोर्स निकला, ये देखिए, यही जो इंट्रैक्शन है ये कुलंबिक फोर्स है। ये ले लीजिए ना आप ऐसे, ये कोलंबिक फोर्स। तो ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये कंप्लीटली कोलंबिक फोर्स है। सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कहने का कि जब भी कोई कोलंबिक फोर्स हो तो और कोलंबिक फोर्सेस, किसी भी तरह के कोलंबिक फोर्सेस के लिए, एनी कोलंबिक फोर्सेज,
उसका जो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन होता है दैट बिकम्स फंक्शन ऑफ आर, दैट बिकम्स फंक्शन ऑफ आर एंड ध्यान से दैट बिकम्स फंक्शन ऑफ आर एंड दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज। अच्छे से सीखेंगे मैंने क्या बोला। मैंने बोला किसी भी तरीके का कुलंबिक फंक्शन हो, कुलंबिक फोर्स हो, वो हमेशा इस पर डिपेंड करेगा उसका इंटरेक्शन एनर्जी कि आपका आर क्या है और नेचर ऑफ चार्ज क्या है। सर इसका मतलब क्या हुआ, आराम से आइए सीखिए। नेचर ऑफ चार्ज, एक्चुअली ये चार्ज ही तो है, ये क्या है, चार्ज है, ये क्या है, चार्ज है। तो हमने क्या बोला, चार्ज पर अगर आप बातें करें तो चार्ज तीन तरह के होते हैं, एक आयन, एक डायपोल और एक इंड्यूस्ड डायपोल। तीन तरह के चार्जेस होते हैं। तो हर चार्ज के लिए इंट्रैक्शन एनर्जी, बांधने वाली जो ये एनर्जी है, बंधन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, समझ रहे ना, बॉन्ड एनर्जी क्या लो, ये इंट्रैक्शन एनर्जी हर तरह के चार्ज के लिए अलग अलग होगी। वजह है हर तरह के चार्ज का इंट्रैक्शन पावर अलग अलग है। अगर आपका आयन है तो इंट्रैक्शन फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है, अगर डायपोल है तो इंट्रैक्शन फोर्स रिलेटिवली कमजोर होता है, और अगर इंड्यूस्ड डायपोल है तो इंट्रैक्शन फोर्स और कमजोर होता है। समझ रहे ना, इंट्रैक्शन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, अगर आयन है तो सबसे स्ट्रांग और अगर इंड्यूस्ड डायपोल है तो सबसे कमजोर। अगर आपके दिमाग में चल रहा हो सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे कैसे होता है ऐसा, तो आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं अगले पेज पर प्लीज। मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं नेचर ऑफ चार्ज, क्योंकि इसी के वजह से कुलंबिक इंटरेक्शंस बनेगा, और कुलंबिक इंटरेक्शंस का एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन फंक्शन होता है आर का, वो करके देखना आपने को। सबसे पहला चार्ज आपने सुना कौन सा, सर आयन। आयन बहुत क्लियर है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सही है, बिल्कुल सर। कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड आइए, आयन के बाद दूसरा है चार्ज, हमने लिखा डायपोल। डायपोल तब डिफाइन होता है जब कोवेलेंट कंपाउंड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो और वो मॉलिक्यूल ओवरऑल पोलर हो, मतलब उसमें नेट डायपोल मोमेंट हो, ठीक है। फॉर्मेशन इंट्रामॉलिक्यूलर फॉर्मेशन when amongst polar covalent molecules। आराम से सीखिएगा अच्छे से, थोड़ा भी डाउट हो ना तो एकदम बेटा तुरंत पूछ लेना, म्यू ग्रेटर देन 0। हमने बोला जो डायपोल है इंट्रामॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होता है इसका। जैसे आयन का जो फॉर्मेशन है, आयन आपने वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, समझ गए। डायपोल का जो फॉर्मेशन है वो उसी मॉलिक्यूल के अंदर है, मतलब उसको दूसरे की जरूरत नहीं है डायपोल बनाने के लिए, उसके किसी दूसरे सिस्टम की जरूरत उसे नहीं है डायपोल बनाने के लिए। आयन बनाने के लिए दूसरे सिस्टम की जरूरत है, डायपोल बनाने के लिए डायपोल अपने आप क्रिएट होगा। ये इंट्रामॉलिक्यूलर फॉर्मेशन है, लेकिन कैसे कंपाउंड्स के बीच, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, सिर्फ कोवेलेंट नहीं, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल H2O, ठीक से देखेंगे, आपको पता है अच्छे से कि H2O पोलर है, इसकी नेट डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होती है, इसीलिए इसके दो छोर पे दो तरह के चार्ज आएंगे, एक डेल्टा माइनस, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा प्लस। आप इसी को बोलेंगे पॉजिटिव डायपोल और इसको बोलेंगे नेगेटिव डायपोल। सर एक बार फिर से समझा दो, बिल्कुल एक बार और समझा देता हूं। मान लो अगर आपने एग्जांपल लिया HCl, क्या एग्जांपल लिया, HCl, तो HCl में
दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। किसने? दोनों ने। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने और एक क्लोरीन ने। लेकिन आप जानते हैं कि क्लोरीन की जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। तो एज अ रिजल्ट ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा समय के लिए क्लोरीन के पास समय गुजारता है। समझ रहे ना? हाइड्रोजन के पास कम समय के लिए और क्लोरीन के पास ज्यादा समय के लिए टाइम गुजारेगा। सही है? यहां इलेक्ट्रॉन, तो आप यहां बोलते हैं ना कि उसी दो इलेक्ट्रॉन को आप बोलेंगे कि देखिए इस रीजन में ज्यादा है, किसके तरफ ज्यादा देर के लिए समय गुजारेगा? वो क्लोरीन की तरफ। तो आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इसी को आप बोलते हैं पॉजिटिव डायपोल। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हुआ ना बेटा, मॉलिक्यूल के अंदर ही हुआ ना, किसी दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ी, और ये हुआ हमारा नेगेटिव डायपोल। तो इसमें डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो है, मतलब नेट इलेक्ट, देखो नेट डायपोल मोमेंट ये है म्यू नेट, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पोलर है। तो डायपोल का फॉर्मेशन इंट्रामॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होता है। ठीक है सर, डायपोल मॉलिक्यूल को बोलेंगे या फिर पर्टिकुलरली एटम को? डायपोल आराम से समझिए, हमने पहले बोला कि ये कैसे जगह पर फॉर्मेशन होगा? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जहां म्यू ग्रेटर देन जीरो। म्यू इज व्हाट? म्यू इज डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब पॉजिटिव डायपोल और नेगेटिव डायपोल वो मॉलिक्यूल नहीं हुआ, वो एटम होगा, कोई पर्टिकुलर एटम होगा। पॉजिटिव डायपोल हाइड्रोजन एटम है, नेगेटिव डायपोल क्लोरीन एटम है, और ओवरऑल HCl मॉलिक्यूल पोलर है। उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपने जो पूछा है कि सर डायपोल मॉलिक्यूल को बोलेंगे या फिर पर्टिकुलरली एटम को? एटम को बोलेंगे डायपोल। ये हमारा पॉजिटिव डायपोल है जिसके तरफ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, मतलब जेड इफेक्टिव वैल्यू ज्यादा है, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखता है। जैसे दो आदमी आप साझेदारी करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ, दो आदमी कोई चीज की साझेदारी करते हैं, दो लोग मिल करके बिजनेस को खड़ा करते हैं, तो बिजनेस किसी एक के कैप्चर में ज्यादा होता है, डोमिनेंसी जिसको बोलते हैं। आप बोलते हैं हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड डोमिनेट, वाइफ डोमिनेट, तो आप ये जो डोमिनेंसी बोलते हैं, जबकि वो शेयरिंग है एक तरह की। नहीं, वो मम्मी पापा है तो किसी एक का घर में हम देखते हैं अक्सर कि ज्यादा चलता है, या किसी खास एरिया में किन्हीं एक का ज्यादा चलता है, तो ये शेयरिंग है, इक्वलिटी का बिजनेस है, लेकिन बावजूद उसके जो एक की डोमिनेंसी है, तो दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी। क्लियर है? तो इसके वजह से हाइड्रोजन क्लोरीन पर आपका नेगेटिव डायपोल, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय के लिए है तो नेगेटिव चार्ज यहां ज्यादा, तो नेगेटिव डायपोल वो पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अब अगला टर्म है, ध्यान से, इंड्यूस्ड डायपोल। नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा? इंड्यूस्ड डायपोल। अच्छे से देखो, अगला टर्म है इंड्यूस्ड डायपोल। इंस्टैंटेनियस डायपोल भी बोलते हैं कभी कभी, लेकिन स्टार लगाना होगा, थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में, स्टार लगा के छोड़ दो, हम लोग फर्क पर उतना ना जाए। अब अगला पॉइंट, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फॉर्मेशन नहीं होता, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। इंटरमॉलिक्यूलर फॉर्मेशन अमॉन्स्ट नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। समझ में आया? मतलब म्यू नेट जो डायपोल मोमेंट है इस बार वो जीरो हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? क्या बोला मैंने बोला कि ये भी कोवेलेंट में डिफाइन होगा, लेकिन किसके लिए होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। वहां पर एक दूसरा चार्ज डेवलप होगा, इंड्यूस्ड डायपोल। अच्छे से सीखे, जैसे एग्जांपल में आ जाए, हमने आपको जेनॉन करवाया, जेनॉन या इनर्ट नोबल गैसेज, जेनॉन गैस। तो इसमें क्या है ना, ये हमारा जेनॉन एटम, इस पर कोई चार्ज नहीं है नेट, लेकिन जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, ये जेनॉन इस जेनॉन के बगल में कांटेक्ट में आता है, तो बोलते हैं ना कि जबरदस्ती का एक चार्ज क्रिएट होता है प्रभावित से। हम क्या करते हैं, कभी कभी
कोई हमारा एक दूसरे से संबंध नहीं। ध्यान से सुनेंगे, हमने क्या बोला, चार्ज क्रिएशन दो वजह से, एक इंटरमॉलिक्यूलर क्रिएशन अंदर में, और एक इंट्रामॉलिक्यूलर क्रिएशन अंदर में, और एक इंटरमॉलिक्यूलर क्रिएशन। इंटरमॉलिक्यूलर क्रिएशन, कोई दूसरा आपके सामने बैठा हुआ, आप ऐसे ही बस में बैठे हुए हो, तो आपका उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आप उसको नहीं जानते हो, वो आपको नहीं जानता। आप बस में बैठे हुए हो, ट्रेन में बैठे हुए हो, सफर कर रहे हो, उसकी कहानी सुनते हो, वो कुछ बोल रहा है, कुछ फोन पे बातें कर रहा है, आप उससे प्रभावित हो जा रहे हो। समझ रहे हो ना, मतलब आपका झुकाव उसके तरफ हो गया, आप पर डेल्टा प्लस डेवलप हो गया, उस पर डेल्टा माइनस डेवलप हो गया, उसने आपको पुल कर लिया। समझ रहे हैं चीजों को। तो ये जो एक हिप्टोनिज्म है, हिप्टोनाइज कर रहा आपको एक तरीके से, वो ये जो कह सकते जबरदस्ती का चार्ज क्रिएट हुआ, दिस इज अ काइंड ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस करना, प्रभावित करके डायपोल क्रिएट करना। समझ रहे ना, जबकि शेयरिंग वाली कोई बातें नहीं है कि शेयर कर रहे हैं और उसकी डोमिनेंसी है, बिल्कुल नहीं। मैं चाहूं तो तुरंत निकल जाऊं, इंस्टैंटेनियस। तो ये चार्ज जबरदस्ती का क्रिएट होता है। आप कंघी को बालों में रगड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए वहां जबरदस्ती का एक चार्ज क्रिएट होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट होता है। काम करते हो जब हेयर में, समझ रहे हो चीजों को। तो हमने बोला कि इंड्यूस्ड डायपोल या इंस्टैंटेनियस डायपोल के बारे में कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होगा, इसको दो एटम चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इसका न्यूक्लियस क्या कर रहा है भैया, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा, ऐसे ही। सही है ना, और ये न्यूक्लियस, और इसका इलेक्ट्रॉन पीछे आ गया थोड़ा, और ये परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए ये चेंज कर जाएगा, क्योंकि ये प्रभाव में है, कोई दूसरा एटम अगल बगल में आ गया तो ये चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से। तो इस छोर पर एक जबरदस्ती का चार्ज क्रिएट हुआ, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। सही है, इसी को आप बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल, थोड़ी देर के बाद हमने क्या बोला, ये चेंज हो जाएगा सिचुएशन, मतलब ये लीजिए, मतलब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो सकता है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो सकता है। अब ये यहां पे इलेक्ट्रॉन अगर आ गया, ये चेंज होते रहेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रहता है। तो यहां पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आ गया। सही है बेटा, देखिएगा दोस्त, अच्छे से कोई डाउट होगा तो बताइएगा, और समझ में अच्छे से आया तो वो भी बताइएगा, हाँ सर मस्त समझ में आया। तो दोनों चीजें जरूरी है, अरे हम लोग भी अप्रिशिएशन डिजर्व करते हैं यार। तो ये जबरदस्ती का हमने क्रिएट किया इंड्यूस डायपोल या इंस्टैंटेनियस डायपोल, आप तुरंत तुरंत आपका चेंज हो जाता। क्या डायपोल में ऐसा हो सकता है कि जो अभी पॉजिटिव है थोड़ी देर बाद नेगेटिव हो जाएगा? जी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड होता है वो। डायपोल में आपका कभी जो डेल्टा प्लस है वो डेल्टा माइनस नहीं हो सकता, हमेशा डेल्टा प्लस रहेगा। लेकिन इंड्यूस डायपोल में ये हो सकता है, यहां पे कोई दूसरा एटम आ गया, उसका न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल किया तो वो उधर शिफ्ट कर गया, दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया। तो इंड्यूस डायपोल एक बहुत ही इसका इंट्रैक्शन पावर कमजोर है, इंट्रैक्शन एबिलिटी इसकी सबसे कम है, पुअर इंट्रैक्शन एबिलिटी। इंड्यूस डायपोल की वेरी पुअर इंट्रैक्शन एबिलिटी है, काफी पुअर इंट्रैक्शन एबिलिटी है। अच्छे से देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, कहीं डाउट होगी पूछना है प्लीज। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करता हूं यहां पे, प्लीज अच्छे से देखेंगे। ठीक, आ जाओ, एक एग्जांपल करता हूं यहां पे। मान लो CCl4, ध्यान से इस कंपाउंड को देखो, इसमें कार्बन और क्लोरीन है चारों तरफ। आपको अच्छे से पता है कि क्लोरीन में की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, 3.0 और 2.5। तो बेटा उसके अकॉर्डिंग इस पर डेल्टा माइनस डेवलप होगा, समझो अच्छे से। सही है,
तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या इसमें डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है? जल्दी से बोले, क्या इसमें डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है? हाँ या ना? आपको क्या लग रहा है कि क्या इसमें डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है? जल्दी से बताएं, हाँ या ना, आपको जो भी जवाब आ रहा है। क्या इसमें डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है? एकदम तेजी से। बहुत अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया है, नो सर। वेरी गुड। और भी लोग जवाब दें, नो सर, नो सर, नो सर, गुड। और भी लोग जवाब दें, वेरी गुड, नो सर। और भी जो लोग अटेंड कर रहे हैं क्लास, वो लोग जवाब दें, क्या इसमें डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं? अगर आपको लग रहा है कि हाँ हो रहा है तो आप यस सर लिखें, अगर लग रहा है नहीं हो रहा तो नो सर लिखें। मुझे समझ में आना चाहिए। नो सर, बिल्कुल सभी लोग जवाब दे रहे हैं कि नहीं हो रहा। एकदम एग्जैक्टली इसमें डायपोल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। हमने पहले ही आपको क्लियर किया, डायपोल का फॉर्मेशन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल में होगा। बोलोगे सर हो तो इसमें भी रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पॉइंट क्या है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ये इधर ले जा रहा है वेक्टर को, ये वेक्टर है, ये म्यू जो होता है ये वेक्टर है, ये म्यू1 एक वेक्टर है, म्यू2 एक वेक्टर है, ये म्यू3 एक वेक्टर है, और म्यू4 एक वेक्टर है। ये एक वेक्टर प्रॉपर्टी होता है डायपोल। ठीक है, तो हमारा जो म्यू नेट आएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि सारे सिमेट्रिकली 109 डिग्री पर एक दूसरे से ओरिएंटेड है। तो सब चार्ज के डायरेक्शन, चार्ज की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन उसको कैंसल आउट कर देगा, इसीलिए ये नॉन पोलर हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूजन हर वक्त आईडी और इंड्यूस डायपोल में ही होगा। क्या बोला मैंने बोला हर वक्त आपको कंफ्यूजन इसी में होगा, डायपोल और इंड्यूस डायपोल में। एग्जांपल्स ऑन डायपोल एंड आईडी। इंड्यूस डायपोल और डायपोल में हमेशा कंफ्यूजन होगा। जैसे मान लो अगर आपने HCl लिया, ये पोलर है, समझ रहे ना, इसलिए यहां डायपोल होगा। मान लो कि अगर आपने एग्जांपल अच्छे से देख ले, मान ले आप लोग एग्जांपल CC से, आपको देखना पड़ेगा मॉलिक्यूल को ड्रॉ करके, थोड़ा धीरे धीरे ये चीजें और क्लियर, जैसे जैसे आप केमिस्ट्री सीखते जाएंगे आपका ये क्लियर होते चले जाएगा। देखो इसमें सिमेट्री है, बेंजीन में तो सिमेट्री है, तो इसलिए नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए ये इंड्यूस डायपोल का फॉर्मेशन होगा। मान लो एग्जांपल हमने ले लिया, आप समझ पा रहे होंगे, CH4 मीथेन, सिमेट्री होगी चारों तरफ, म्यू नेट 0 हो जाएगा, इसलिए यहां भी इंड्यूस डायपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लो अगर आपने लिया CCl4, तो हाइड्रोजन की जगह वही लगाऊंगा, अभी भी म्यू नेट 0 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं बेटा, इसलिए इंड्यूस डायपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लो अगर आपने लिया CO2, तो आप स्ट्रक्चर समझे, CO2 ऐसे होता है, लीनियर होता है ना, आपको स्ट्रक्चर थोड़ा आना चाहिए, तो जितने से वो खींचेगा उतने से ये खींचेगा, इसीलिए म्यू 0 हो जाएगा, ये भी आईडी इंड्यूस डायपोल बनाएगा। मान लो अगर आपने लिया अमोनिया, तो NH3 जब आपने लिया तो आप देख रहे हैं अगर चारों जगह हाइड्रोजन रहता तो कैंसिल होता, लेकिन इसमें कहानी बदल गई। क्या बदल गई, अब ये नाइट्रोजन ऊपर खींच रहा है और लोन पेयर भी अपना ऊपर खींचता, बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, इसलिए कुल मिलाकर के इसका डायपोल मोमेंट अच्छा खासा 0 हो गया, नॉन 0 हो गया, मतलब यहां पे डायपोल डिफाइन हो जाएगा, इंड्यूस डायपोल डिफाइन नहीं होगा। समझ रहे ना। मान लो अगर आपने एग्जांपल लिया CCl4 में एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, CHCl3, ध्यान से देखो CHCl3, तो जरा देखो ऐसे, मैं पूरा कंप्लीट ऐसे कर देता हूं प्लीज, नहीं पहले दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से देखो। मान लो अगर आपने एग्जांपल ले लिया एल्केन C2H6, आपने C3H8 या सो ऑन CnH2n+2 एल्केन, तो ये कंप्लीट क्या होगा, सारे नॉन पोलर्स, एक मीथेन नॉन पोलर, सबके सब नॉन पोलर्स, सब में क्या डिफाइन हो जाएगा, इंड्यूस डायपोल। अगर मान लो आपने एसीटोन ले लिया, आपको फील करना होगा CH3 CH3 और डबल बॉन्डो, देख रहे हो
अब क्या पॉइंट है, सिमेट्री नहीं है तो म्यू ग्रेटर देन 0, तो डायपोल डिफाइन हो जाएगा। आपको यह पकड़ना पड़ेगा कि कहां पर डायपोल डिफाइन होगा, कहां पर इंड्यूस डायपोल। एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जांपल कर रहा हूं, प्लीज प्लीज, एक बढ़िया एग्जांपल कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। CH4 एक हाइड्रोजन जोड़ दो, CH3Cl, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, CH2Cl2, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, CHCl3, और एक हाइड्रोजन जोड़ दो, CCl4। आप समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे डायपोल मोमेंट की बातें करूं, इसमें किसकी बातें करूं? डायपोल मोमेंट, रिलेटिव डायपोल मोमेंट। इसमें काफी लोग गड़बड़ होते हैं, और ये आता भी है, बहुत फ्रीक्वेंट आता है कंपटीशन में। रिलेटिव डायपोल मोमेंट की बातें करो, CCl4 में आप समझ रहे हैं 0, म्यू 0, मतलब इंड्यूस डायपोल यहां डिफाइन होगा। आप यह भी समझ रहे हैं कि CH4 में भी 0, सही है, यहां भी म्यू 0, इसलिए यहां भी इंड्यूस डायपोल डिफाइन होगा। लेकिन आप अब देखें धीरे धीरे, जैसे मान लो आपने लिखा, ठीक से आ जाइए, आप समझ पा रहे हैं? ध्यान से प्लीज, अच्छे से देखिए। तो जब चारों क्लोरीन था आपका, चारों क्या था? क्लोरीन। ओह, चलिए देखिए, चारों आपका क्या था? क्लोरीन। तो जब हमारा चारों क्लोरीन है, तो उस केस में कहानी क्या है? नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल हो गया। आप समझ रहे, सिमेट्री के अकॉर्डिंग। अब हमने जब एक हाइड्रोजन लगाया, तो ये डायपोल मोमेंट 0, वो 0। जब हमने एक हाइड्रोजन लगाया, ये कैंसल हो रहा था, इस पेन से करूं, ग्रीन से कर देता हूं, ये कैंसल हो रहा था, सब कैंसल हो रहा था। लेकिन अब कार्बन हाइड्रोजन में देखो, वो ऊपर की तरफ था, अब ये इधर की तरफ ऐड हुआ, तो डायपोल मोमेंट बढ़ गया। समझ रहे? अब फिर एक हाइड्रोजन आया, फिर ऐड होते चला गया, फिर एक हाइड्रोजन बढ़ते चला गया। समझ रहे ना? इसमें चारों बाहर की तरफ आउटवर्ड पॉइंट था, तो चारों कैंसिल कर रहा था एक दूसरे को। लेकिन इसमें क्या हो गया? अब एक इफेक्ट ऐसा है जो इसके कैंसिलेशन को रोक रहा है। सब बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, एक कैंसिलेशन को रोक रहा है। इसमें कैंसिलेशन को रोकने वाले 2 हैं, और इसमें कैंसिलेशन को रोकने वाले 3 हैं। समझ रहे ना? कुल मिला के कहानी ये हो गई, इसमें डायपोल मोमेंट का आपको ऐसे याद रखना होगा, CH4 का 0 नॉन पोलर, और CCl4 का 0 नॉन पोलर। अब CCl4 से बढ़ाओगे CHCl3, और बढ़ाओगे CH2Cl2, और बढ़ाओगे CH3Cl। समझ गए ना? मतलब इन सब में हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा? CHCl3 का। इस सीरीज में हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा? CH3Cl का। कैसे याद रखोगे? CCl4 0, और इधर से बढ़ाना, उधर से नहीं बढ़ाना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। इधर से बढ़ाना, CCl4 0, और इधर से धीरे धीरे बढ़ाते चले जाना। क्लियर हो गया अच्छे से आपका? तो ये एक, इसमें क्या है, सब में अब क्या आएगा, यहां क्या आएगा? इंड्यूस डायपोल,
इंड्यूस डायपोल, यहां पे क्या डिफाइन होगा सर? डायपोल, यहां क्या डिफाइन होगा? डायपोल, यहां क्या डिफाइन होगा? डायपोल, और यहां क्या डिफाइन होगा? फिर से इंड्यूस डायपोल। क्या बेटा आपको समझ में आया? सभी लोगों को एक बार हाँ ना बोल दे प्लीज, सभी लोग बोल दें। क्या ये चीज क्लियर हुआ आपको? डायपोल इंड्यूस डायपोल निकालने के लिए आप पूरा नहीं सीख सकते, लेकिन क्या आपने एक बेसिक लेवल का सीख लर्निंग ठीक है आपका? क्या आपको इतना समझ में आया कि हाँ डायपोल इंड्यूस डायपोल हम कहां पर बोलेंगे? प्लीज जल्दी से सभी लोग एक बार क्लियर कर दे, या अगर कोई डाउट है तो आप वो भी पूछें। वेरी गुड, यस सर, गुड 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 गुड, कम ऑन, जल्दी जल्दी, फास्ट। वेरी गुड, जबरदस्त सर, जबरदस्त तो आप लोग हैं, हम कहाँ जबरदस्त हैं भैया। चलिए गुड, सभी लोगों ने लिखा कि क्लियर। तो अब आ जाता हूं वापस वहां पे, हमने बोला कि पहले इस चीज को एक बार फिर से देखिए, मॉलिक्यूलर फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बातें हो रही है। सर CH Cl3 का इतना कम कैसे हो गया? उसमें भी तो सारे वेक्टर एक साइड है। नहीं, कहां सारे वेक्टर एक साइड है? सारे वेक्टर एक साइड नहीं है ना। देखिए CCl4 में ये डाइवर्जिंग है, चारों वेक्टर एक साइड, मतलब ये प्लेन में तो है नहीं, 3 डायमेंशनल है ना, ये तो कुछ वैसा है भी नहीं। मतलब समझ रहे हो ना, 2V टेट्राहेड्रल को कैसे बनाते हो? 2V, एक V और दूसरा V, ऐसे क्लियर है? एक V और दूसरा V, ऐसे टेट्राहेड्रल ऐसे बनता है। तो पॉइंट क्या है कि जब आपने CCl4 लिया तो ये वेक्टर ऊपर की तरफ इधर जा रहा है, वो वेक्टर उधर जा रहा है, तो आप समझ रहे हैं। तो अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो इधर कहीं बीच से निकलने की कोशिश होगी रिजल्टेंट की, ठीक है? एग्जैक्ट बीच तो निकलेगा तो नहीं, क्योंकि 2a cos θ by 2 तो है नहीं, 120 है नहीं, लेकिन समथिंग इन बिटवीन ऑफ दिस आएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, इस बीच में वेक्टर आएगा रिजल्टेंट। अब एक वेक्टर ऐसे एक ऐसे, रिजल्टेंट इस बीच में आएगा। आपको समझ में आ गया कि ये पहले कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से। अब हमने क्या बोला, जैसे ही आप एक जगह पर क्लोरीन हटा के हाइड्रोजन लगा रहे हो, तो ये वेक्टर अभी ठीक से देखो, ये इधर निकल रहा था, लेकिन अब इन दोनों में ये ऑपोजिट नहीं निकलेगा, ये इन दोनों में ऑपोजिट नहीं निकलेगा। क्यों? इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि उल्टा ये वेक्टर इधर काम कर रहा है, ये वेक्टर इधर काम कर रहा है और ये वेक्टर उधर काम कर रहा है। समझ रहे हो ना, एक Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उधर काम कर रहा है और एक इधर काम कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये वेक्टर इधर गया, वो वेक्टर उधर गया, मतलब अब आप जो रिजल्टेंट निकालेंगे तो एक इधर और एक इधर के बीच का निकलेगा, दो वेक्टर के बीच का। तो इस तरह से करते करते जैसे जैसे आप हाइड्रोजन लगाएंगे तो हमारा कैंसिलेशन इफेक्ट मिनिमाइज होते जाएगा और एडिशन इफेक्ट बढ़ते जाएगा। इसलिए अल्टीमेटली इसको कंप्लीटली अगर करना है तब तो एंगल के साथ फील करना होगा आपको। तो हाइड्रोजन ऐड करने से हमारा कैंसिलेशन इफेक्ट कैंसिल हो रहा है, जिसके वजह से हमारा डायपोल मोमेंट बढ़ते चला गया। फिर चारों हो जाएगा तब तो फिर कन्वर्जिंग नेट कन्वर्जिंग तो नेट डाइवर्जिंग बन जाएगा, तो फिर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसको एग्जैक्ट समझना अगर चाहते हो तो आपको वही है कि 109 के साथ हर दो वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन देखना होगा, तब आएगा। इसीलिए इसमें लोग गड़बड़ होते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से सुनोगे, ज्यादा लोग कहां गड़बड़ करते हैं, ज्यादा तो ये सब क्वेश्चन अभी वाला थोड़ी नहीं है, कहां से आप अभी ले आ रहे हैं। P4 में, IF7 में, XeF4 में पोलर और नॉन पोलर बता दिए, तो आगे आगे के क्वेश्चन है। फिर भी आपने पूछ लिया है तो ठीक है, चलो मैं कर लूंगा डिस्कस। चलो आ जाओ। मैंने क्या बोला, आपको इस बात को सीखना है एक बार अच्छे से, प्लीज देख ले। मैंने बोला कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपसे बोला जाए HF, HCl और HBr, HI, डायपोल मोमेंट कहां ज्यादा है, कौन ज्यादा पोलर है? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी होता है। ठीक है, अब म्यू क्यू क्या है? चार्ज है, तो चार्ज ऑब्वियस है कहां पर ज्यादा क्रिएट होगा? इधर। इसीलिए आप बोलते हैं कि डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरी बात को सुनेंगे, इसीलिए आप क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर इसमें पूछा जाए तो हम बोलेंगे डायपोल मोमेंट ज्यादा हो रहा है, डायपोल मोमेंट ज्यादा हो रहा है हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कंफ्यूजन कहां पे है? देखिएगा कंफ्यूजन कहां पे होता है लोगों को। लोग सोचते हैं कि CH4 में एक क्लोरीन ऐड हुआ, सिर्फ एक क्लोरीन। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की संख्या बढ़ रही है, समझ रहे ना? तो लोगों को लगता है कि अब भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रहा है तो हमारा डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। लोग ऐसे सोचते हैं कि डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन यही गलत है। ये तब होता है ऐसा जब वही एटम रिप्लेस हो करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे। आयोडीन की जगह ब्रोमीन लगे, ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगे, मतलब एक ही पोजीशन पर। मल्टीपल पोजीशन पे लगेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मल्टीपल पोजीशन पे लग दे जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। देखना पड़ेगा उसका ओरिएंटेशन कैसे है। अब मान लो आपने लिया, ध्यान से देखोगे मैं क्या बोल रहा हूं, CO। तो CO कुछ भी है, पोलर है। अगर आप लेंगे CO2 तो अब तो दोनों तरफ इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा ना। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग गया तो ये तो नॉन पोलर हो गया। ठीक है, वीकली पोलर है वो, मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे, लेकिन पोलर है कुछ भी है वो। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगने से थोड़ी ना ऐसा है कि इसका मतलब है कि पोलैरिटी बढ़ जाएगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा कंप्लीट ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री किस तरीके का, क्योंकि ये कंप्लीट वेक्टर प्रॉपर्टी है। तो ज्योमेट्री ड्रॉ करके आपको वेक्टोरियली इसको सोचना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला, ये गलत है, इसमें आप नहीं कुछ तो ध्यान रखें कि CCl4 की तरफ से बढ़ेगा, नहीं कुछ तो ये ध्यान रखें कि CCl4 में 0 और यहां से जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर आप इसको एग्जैक्ट समझना निकालना चाहते हो तो थोड़ा आपको स्पेस में बना करके आप 4 पेन ले लेंगे और इमेजिन करेंगे और एंगल को मार्क करते लिखते चले जाएंगे कि इस केस में इतना एंगल, इस केस में इधर रिजल्टेंट जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो चलो हमने ये आपको समझाया। अब रहा एक डाउट है आपका, वो डाउट है क्या कि P4IF7 और XeF4 में पोलर और नॉन पोलर बता दीजिए। क्यों नहीं बता देंगे, आपका नमक खाए हैं। P4 एक टेट्राहेड्रॉन है, तो सिमेट्री है, ये टेट्राहेड्रॉन है एक। तो टेट्राहेड्रल में सब एक दूसरे से इक्वली, समझ रहे हैं, सब एक दूसरे से, एग्जांपल्स चलो उसी के एग्जांपल्स ले दे रहा हूं, सब एक दूसरे से इक्वली सेपरेटेड है, इसीलिए नॉन पोलर हो जाएगा, डायपोल मोमेंट 0। दूसरा आपने पूछा IF7, आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए। IF7 की ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बायपिरामिडल, ध्यान से, पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो प्लेन में 5 लगते हैं और एक ऊपर और एक नीचे। तो आप ही सोच के देखिए ना ध्यान से, ये प्लेन में 5 है, एक पेंटागोन, तो सब बराबर बराबर एंगल पर है। तो ये इसमें नेट वेक्टर इस प्लेन में कैंसल और नेट वेक्टर ऊपर नीचे कैंसल, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन पोलर, और यहां भी म्यू क्या आ जाएगा 0। और अगर आप इसको और अच्छे समझ, मतलब ये हुआ कहने का, IF7 के अणुओं के बीच जो लगने वाला मॉलिक्यूलर फोर्स है वो है IDID। कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है? IDID। कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्स है? IDID। मतलब एक मॉलिक्यूल पर ID, दूसरे पर ID। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका XeF4, ध्यान से देखें, XeF4। अब फिर इसकी ज्योमेट्री बननी चाहिए, ये ऐसे होता है ज्योमेट्री। अब ये 4 प्लेन में, अब ज्योमेट्री आनी चाहिए, 4 प्लेन में ये इसको कैंसल, ये इसको कैंसल, ये इसको कैंसल और ये इसको कैंसल, चारों 90 पर है। और लोन पेयर हमने बोला कि हमेशा बाहर की तरफ, ऊपर कैंसल नीचे कैंसल। तो आप समझ रहे हैं कि फिर म्यू 0, ये फिर नॉन पोलर हो गए, IDID। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं
क्या आपका डाउट क्लियर हो गया जो आपने पूछा था? और आप लोगों का, सभी लोग बता दें कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हुआ? देखो, एक बार में तो नहीं समझ पाओगे डायपोल इंड्यूस डायपोल मतलब पोलैरिटी नॉन और नॉन पोलर होना या पोलर होना एक बार में तो क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ज्योमेट्री स्ट्रक्चर शेप क्लियर नहीं होगा, ये तो बहुत आगे की चीज है। अभी तो आप केमिकल बॉन्डिंग में आपने पहला स्टेप रखा है, लेकिन फिर भी IF7 में एक साइड 3 और चलो हम जान रहे थे कि कोई ना कोई पूछेगा। IF7 में एक साइड 3 और एक साइड 2 है, वो नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो मैंने बनाया, मैं कैसे बनाऊं आप ही बोलो। वो पांचों 72 72 72 72 पर है। एक साइड क्या होता है? अरे वो पांचों 72 डिग्री एंगल पर है, इसीलिए। चलो अच्छा किया आपने पूछ लिया, ये भी 72 पर है और ये वाला भी 72 पर है, तो एक साइड दूसरे साइड नहीं है, पांचों 72 72 पर है, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर हो गया अब आपका? हा? एक साइड और एक साइड क्लियर हुआ मामला। एक साइड 3 है और एक साइड 2 है, तो वो नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? ऐसा रहता तो जरूर देखते। सर फिर परफेक्ट ज्योमेट्री जिसमें प्रेजेंट होगी, परफेक्ट नहीं, बैलेंस्ड, परफेक्ट और बैलेंस्ड मतलब सिमेट्रिकल, चारों सारे डायरेक्शन में सिमेट्रिकल ज्योमेट्री जब होगी, तब वो जैसे बेंजीन टाइप का कोई दूसरा एटम उसमें नहीं आना चाहिए, तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। वो सिमेट्रिकल आपको दिखेगा, तो उसके नॉन पोलर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। आप पोलर और नॉन पोलर पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, अदरवाइज बिखर जाएंगे। अभी पता नहीं आप कौन सा टर्म पूछ रहे हैं, इस टर्म को एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि उसका सिनोनिम कुछ होता होगा। मुझे लगता है स्यूडो रोटेशन के बारे में शायद ये जो आपका क्वेश्चन है शायद स्यूडो रोटेशन से संबंधित है, रिलेटेड है, फिर भी मैं एक बार देख लूंगा, परेशान नहीं हो। तो चलो हमने क्लियर कर दिया कि जैसे यही एग्जांपल आप लोगों ने दिया तो इसी में क्लियर किया। HFSCl HBr HI से हमने क्लियर किया कि कैसे डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता। क्यों होता है? क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है Q इंटू डी। तो Q यहां चार्ज है, तो चार्ज क्रिएट कब ज्यादा होगा आपका? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसी वजह से सामान्य तौर पे बोलते हैं कि डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो बहुत लोग क्या कंफ्यूजन में लाते हैं, कंफ्यूजन होता है उनको कि CH4 में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया, फिर मोर आया, फिर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। आप ही सोचिए ना भैया, अगर ऐसा हो गया तब तो CCl4 में चार्ज सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे आप? क्या कर दें उसको और ज्यादा पोलर कर दें? नहीं ना, फिर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर में कैंसिलेशन है कि नहीं बॉन्ड्स का। बॉन्ड डायपोल का कैंसिलेशन प्योर वेक्टर है, कुछ नहीं है। केमिस्ट्री की ज्योमेट्री लगाओ, फिजिक्स का वेक्टर लगाओ, दैट्स इट, खत्म है कहानी। आ जाओगे, सीखते जाओगे। तो चलो आ जाओ, ज्यादा दूर निकलने की शिकार करते करते बाहर ज्यादा नहीं जाना है, नहीं तो पता चला राजा दशरथ वाला हाल हो जाएगा, उधर से अभिशाप लेके लौटोगे। तो हमने बोला कि नेचर, पहले आप यहां से देख लो, हमने बोला कि मॉलिक्यूलर फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड में कि ये क्या है? कुलंबिक फोर्स है, जो कि मॉलिक्यूल्स को बांधते हैं। कुलंबिक फोर्स, तो कुलंबिक फोर्स बांधते हैं मॉलिक्यूल को। तो ये जो कुलंबिक फोर्स है, इसका मजबूती, इंट्रैक्शन एनर्जी डिपेंड करता है एक तो आर पे, और दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे। नेचर ऑफ चार्ज तीन तरह के होते हैं चार्ज, एक आयन डायपोल, इंड्यूस डायपोल। अब आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों में इंट्रैक्शन स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? आयन का। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि तीनों में क्या ये सभी लोगों को क्लियर हुआ कि इंट्रैक्शन स्ट्रेंथ आयन का सबसे ज्यादा, फिर डायपोल का, और तब इंड्यूस डायपोल। एक बार जल्दी बता दो, जल्दी से बताओ, क्या यह क्लियर हुआ कि इंट्रैक्शन स्ट्रेंथ आयन की काफी ज्यादा है डायपोल से, और डायपोल की काफी ज्यादा है इंड्यूस डायपोल से? क्योंकि इंड्यूस डायपोल में जबरदस्ती का चार्ज क्रिएट होता है, आयन में एग्जैक्ट प्लस माइनस क्रिएट होता है, और डायपोल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के कारण चार्ज क्रिएट होता है। क्या ये सभी लोगों का क्लियर हो गया कि आयन सबसे इफेक्टिव होगा, उसके बाद डायपोल, तब इंड्यूस डायपोल? सभी लोग बताएं। क्लियर सर, ओके सर, यस सर, क्लियर सर, क्लियर सर, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी से।
गुड, यस सर, सभी लोगों ने लिखा है। वेरी गुड। अब मैं बातें कर रहा हूं, अब हमने इसके बाद आपको आयन समझा दिया, डायपोल समझा दिया, पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल चार्ज डिफाइन होंगे और इंड्यूस डायपोल नॉन पोलर में डिफाइन होंगे। हमने एग्जांपल्स डायपोल्स और आईडी पर बहुत सारा किया। जी एच आई नंबर ले लो, इसको जे नंबर ले लो, इसको के ले लो, इसको एल ले लो और इसको एम ले लो। चलो, इंड्यूस डायपोल कहां कहां प्रेजेंट हो सकते हैं? देखिए, हो तो सकते हैं हर नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक है। नॉन पोलर मतलब जहां सिमेट्री आपको दिखेगी, इंड्यूस डायपोल वहां प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक से देख ले, ना करने के बाद भी अब आपका डाउट है, चलो मैं क्लियर करता हूं। इंड्यूस डायपोल कहां प्रेजेंट हो सकता है? जैसे हमारा एग्जांपल नंबर एम एन, आपने लिखा है कि मेनली आपने लिखा है कि इंड्यूस डायपोल कहां कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, तो प्रेजेंट तो वो नॉन पोलर में होंगे। जैसे BF3 लो, तो BF3 में बोरॉन से 3 फ्लोरीन जोड़ोगे, आप समझ रहे होंगे, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आप समझिए वेक्टर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 120 sp2 के एंगल होते हैं, तो 120 में तो 2a cos θ/2 रिजल्टेंट एग्जाम इधर आएगा, और 2a cos θ/2 मतलब वेक्टर ए वेक्टर आएगा आपका, ठीक है, और उस वही ए वेक्टर सेम इधर आएगा। अब ये दोनों के बीच का एंगल 180 है, तो एकदम क्या देख रहे हो, प्योर फिजिक्स है यार, कुछ है ही नहीं इसमें। ये फिर वेक्टर ए आएगा, 2a cos θ/2 अगर लिखो तो ए क्यों लिखना, म्यू लिख लो ना, म्यू r1 लिखो और इसको म्यू r2 लिखो, सही है। तो अब नेट जो आपका म्यू आएगा, म्यू नेट क्या आ जाएगा, 0। तो क्या सिर्फ इनर्ट नोबल गैस में ही आया क्या इंड्यूस्ड डायपोल? नहीं ना, आपने हाँ जरूर ये लिखा है कि मेनली नोबल गैसेज में। मेनली क्या होता है यार, जो भी नॉन पोलर होगा सब में, पूरा एल्केन, एल्केन में कितने तरह के एल्केन होंगे समझ रहे हैं, सबका सब नॉन पोलर है। एल्केन, अब एल्किन ले लो, एल्किन ले लो, कोई अगला एग्जांपल ले लो आप, एल्किन में C2H4 ले लो, तो C2H4 को आप ड्रॉ करो ना, C आप अच्छे से आप देख लो, कुछ है नहीं इसमें, sp2 तो फिर से आपको सिमेट्री दिख रही है, प्लेनर है ये, सिमेट्री दिख रही है, तो जब सिमेट्री दिख रही है इसका मतलब म्यू 0, यहां भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डायपोल डिफाइन हो जाएगा। आप ये ले लो, C2H2 ले लो, एल्काइन ले लो, फिर से देख लो, ये लीनियर है क्योंकि sp कार्बन है तो लीनियर है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इधर खींचेगा और ये भी अपने तरफ खींचेगा, नेट डायपोल फिर कैंसल हो जाएगा, म्यू 0, यहां भी इंड्यूस्ड डायपोल डिफाइन हो जाएगा नॉन पोलर, यहां भी इंड्यूस्ड डायपोल डिफाइन हो जाएगा नॉन पोलर। और इनर्ट नोबल गैसेस की जहां तक आपने बातें करी वो तो अनडाउटेबली आपका क्या होगा, आईडी ही फॉर्मेशन होगा। और सर वो आपने इंस्टैंटेनियस के ऊपर जो लिखाया था वो भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा अभिषेक, जो आपने डाउट पूछा है कि मतलब जैसे जेनॉन में वैसे ही बिल्कुल। और वो आपने इंस्टैंटेनियस के ऊपर जो लगाया था वो भी बता दीजिए, क्या लगाया भैया हमने इंस्टैंटेनियस के ऊपर? इंस्टैंटेनियस के ऊपर क्या लगाया था, स्टार। अच्छा अच्छा, स्टार को मत क्लियर कराओ यार, स्टार एक बार में क्लियर थोड़ी ना हो जाता है, स्टार तो शर्तें लागू होती है। स्टार ना लगे तो आपको इंश्योरेंस ना खरीदो, देख रहे हो, कोई भी चीज खरीदते हो, खरीदने जाओ, उसके बाद नियम कानून सब समझा देंगे, लास्ट में स्टार लगा देंगे, शर्तें लागू। तो कभी कभार होता है, वो रहने दीजिए, स्टार पे डीपली जाना होगा कि फिर कब होता है कब नहीं होता, एक स्पेशल केस होता है। तो एनीवेज हम लोग, अब उम्मीद है कि आप लोग अब सेटिस्फाई होंगे कि कब हमें इंड्यूस डायपोल बोलना है, कब डायपोल बोलना है। 10 एग्जाम्पल लो, 5-6 में तो सही कर सकते हो, 1-2 में गलत होगा यार, क्या दिक्कत। सिमेट्री समझ में आनी चाहिए कि यहां सिमेट्री है कि नहीं। जो मान लो अगर एग्जांपल लिया SiF4, अब इसमें क्या होगा, तो SiF4 तुरंत सिलिकॉन 4 बॉन्ड्स बनाएंगे तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल हो गया। अब टेट्राहेड्रल हो गया तो सिमेट्री हो गई, समझ रहे हो ना। अब सिमेट्री हो गई तो डायपोलमेंट 0 हो गया, तो आईडी हो जाएगा। अगर वहीं पे मान लो एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, SiHCl3 कर दिया,
अब म्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, अब ये डायपोल डिफाइन हो जाएगा। ऐसे आपको पकड़ना पड़ेगा। उम्मीद अब आप समझ गए होंगे सब। चलिए आइए बाहर आते हैं, बहुत सारी इस पर बातें कर ली। अब नाउ नाउ ध्यान से अच्छे से सीखिए। बड़ी लड़ाई शुरू हो रही है अब यहां से, बड़ी, बहुत बड़ी। हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड और हमारा इधर वैंडरवाल फोर्सेज, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज, अच्छे से देखिए। चलो इससे पहले मैं इसको ऐसे करता हूं, क्योंकि इसको समझ में आना अच्छे से बहुत जरूरी है। नाउ मान लो आपने आयोनिक बॉन्ड लिया, सारे बॉन्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट लिया, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? यही होता है। ये भी यहां कुलंबिक इंटरेक्शन है, कैटायन और एनायन, आयन आयन। इस आयोनिक बॉन्ड को क्या बोलते हो आप? आयन आयन इंटरेक्शन, है ना। आयन आयन इंटरेक्शन है, एग्जैक्टली। तो आप यहां पर अगर आपसे कोई पूछता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हालांकि केमिस्ट्री में फोर्स की बातें नहीं होती, कभी नहीं होती, बातें एनर्जी की होती है। बहुत लोग बोल देते हैं केमिस्ट्री में कभी नहीं डिफाइन करते हैं। आप क्या आपने आज तक केमिस्ट्री में पढ़ा है इन दोनों के बीच कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? कभी बोलते हैं इस बॉन्ड को तोड़ने में कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा? केमिस्ट्री में हम लोग फोर्स की बातें नहीं करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो करीब करीब जिसमें मास नहीं है, बहुत कम मास, माइनर मासेस है, इसलिए हम लोग यहां फोर्स नहीं एनर्जी की बातें करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर भी अगर मान लो निकालना है तो कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे कि सर इसको पोटेंशियल एनर्जी को अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकलता है। इसीलिए सर पोटेंशियल एनर्जी पहले देखना होगा। पोटेंशियल एनर्जी मान लो सर आपने यू लिखा, तो यू दो आयन, दो चार्ज जब होता है तो सर ये होता है माइनस के Q1 Q2 बाय आर, सही है। माइनस इसलिए लगा क्योंकि दोनों चार्ज का Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, क्लियर है। दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस के Q1 Q2 बाय आर। तो नेगेटिव साइन इंट्रैक्शन को दिखाता है। फिर से मैं बोल दूं, नेगेटिव साइन इंप्लाइज इंट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन को दिखाता है। नेगेटिव साइन किस चीज को बताता है? इंट्रैक्शन, ठीक है, कि दोनों के बीच ऑपोजिट चार्ज है, इंट्रैक्शन। तो आप पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला लिखते हो माइनस के Q1 Q2 बाय आर, या इसको आप और तोड़ लो। अगर आपसे कोई बोलेगा कि इसी पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बोलोगे, बेटा कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या बोला? इसी पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बोलोगे। कैसे? इसी पोटेंशियल एनर्जी को तो एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बोलोगे ना, इसी एनर्जी से ना बंधा हुआ है। अदरवाइज दोनों इंफिनिटी पर थे तो आर इंफिनाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। दोनों एक फिक्स डिस्टेंस पे आकर के रुका हुआ है कैटायन एनायन आयोनिक बॉन्ड में, तभी तो आर की एक फिक्स वैल्यू है। और उस आर की वैल्यू के वजह से जब आप इसका फॉर्मूला लिखते हो माइनस के Q1 Q2 बाय आर, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफाइन होगा यहां। तो पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर हो गया। मैं नेगेटिव चीज को हटा रहा हूं, नेगेटिव का मतलब इंट्रैक्शन है, हुआ ना। अब इसीलिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपका क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी, ध्यान से, आर टू द पावर -1, किया ना आपने, आर टू द -1, यही हुआ ना। अब बाय डी आर,
इसीलिए आपका फाइनली nx टू द पावर n-1। तो फोर्स जो आपका बनता है वो क्या आप लिखते हो, k q1 q2 बाय r। समझ रहे हो, ये भी समझ रहे हो कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। तो फोर्स में आप नीचे आर स्क्वायर क्यों लगाते हो, फोर्स में नीचे आर स्क्वायर बेटा क्यों लगाते हो, क्योंकि इसके एनर्जी में ऊपर आर टू द पावर -1 को डिफरेंशिएट कर रहे हो, या एनर्जी में 1/r है तो फोर्स में आर स्क्वायर होगा। बहुत सिंपल हिसाब है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। फिर से रिपीट कर दो, हमने बोला कि ये आयोनिक बॉन्ड क्या होता है बेसिकली, जैसे आप फिजिक्स में दो ऑपोजिट चार्ज के बीच का कूलम्बिक इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, आप वहां बोलते हैं दो चार्ज के बीच का फिजिक्स में इंट्रैक्शन बराबर -k q1 q2 बाय r। ये नेगेटिव आता है q1 q2 के प्रोडक्ट के कारण। तो आप पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल r है, तो इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फोर्स आएगा। इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने क्या डिफाइन किया, k q1 q2 बाय r स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा आपका k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो फोर्स में r स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एनर्जी में 1/r था। आपको ये समझ में आ रही होंगी चीजें। तो अगर इसका एग्जाम्पल, अगर इसको समझना तो इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपसे बोल दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जो एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन है, एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन Ca2 प्लस एंड O डबल माइनस आयंस, आप बोलेंगे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, सॉरी आर के। कैल्शियम 2 प्लस और ऑक्साइड, चूंकि दोनों आयन है, तो आयन आयन का जो एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन है, जो बंधन एनर्जी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ आर का, आयोनिक बॉन्ड। और लैटिस एनर्जी से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, n0a z + z - e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। खैर एनीवेज, लैटिस एनर्जी से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, तो वो यही चीजें हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, पेज नंबर 13 है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यह चर्चा इसलिए की गई क्योंकि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और आपका मॉलिक्यूलर फोर्सेज भी कूलम्बिक इंट्रैक्शन है। कौन कौन, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आपका कौन, मॉलिक्यूलर फोर्सेज। ध्यान से, ध्यान से, ये भी कूलम्बिक फोर्सेज है, ये भी कूलम्बिक फोर्सेज है। कौन कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अभी अभी हमने क्लियर किया है कि सेकेंडरी बॉन्डिंग फोर्स क्या होता है, कूलम्बिक फोर्स होता है, जिसके थ्रू वो मॉलिक्यूल्स को बांधता है, तो ये भी कूलम्बिक फोर्स है। अब क्या है, तीन तरह के चार्ज हो सकते हैं, डायपोल, आयन और इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये किस किस तरह का हो सकता है, जरा सोचो। एक टाइप हो सकता है आयन इंड्यूस्ड, सॉरी आयन डायपोल इंट्रैक्शन। दूसरा हो सकता है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन थोड़ा अच्छे से समझना होगा। अगला हो सकता है, तीन तरह का चार्ज है, आयन, डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। इन्हीं तीनों चार्जेस की वजह से मॉलिक्यूल्स को बांधा जाएगा। तो एक तो बनेगा आयन आयन, आयन आयन आयोनिक बॉन्ड हो गया। दूसरा बनेगा आयन डायपोल, तीसरा बनेगा डायपोल डायपोल, चौथा बनेगा आयन इंड्यूस्ड डायपोल, पांचवा बनेगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और छठा बनेगा इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। प्लीज अच्छे से, इन्हीं फोर्सेस के थ्रू मॉलिक्यूल बांधे जाएंगे। या तो इस फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में बंधेगा, या तो इस फोर्स की वजह से, या इस फोर्स, यही सब फोर्स की वजह से। अब ध्यान से सुनिए अच्छे से, हमने साफ क्लियर कर दिया कि ये सबके सब कूलम्बिक फोर्स हैं, इसीलिए एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन सबका सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल r टू द पावर x होगा। ये आपने क्या बोला सर, बिल्कुल जैसे आयन आयन आयोनिक बॉन्ड था, आयन आयन आयोनिक बॉन्ड था, तो आपने क्या किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r किया ना। तो आपका कोई भी कूलम्बिक इंट्रैक्शन हो, जब भी कोई भी कूलम्बिक इंट्रैक्शन हो, यहां तो आयन आयन है,
लेकिन कोई भी कूलम्बिक इंटरेक्शन हो, हमेशा उसमें एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R टू द पावर x होगा। जैसे आयन आयन में x की वैल्यू 1 है, आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -k(Q1Q2/R) लिखते हो। तो दूसरा भी अगर कोई आप लोगे तो हर कोई एनर्जी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, एक मिनट, सॉरी, एक्चुअली लाइट अचानक चले जाने से पावर बैकअप का थोड़ा परेशानी हो जाता। हाँ, तो मैंने बोला, आपको समझाया कि अच्छे से सीखेंगे। मैं जानता हूं, समझता हूं इस बात को कि कभी कभी थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड जब लगने लगती हैं तो हमारा मन करता है कि हम वहां से निकले, मतलब अब अभी डिस्कस नहीं करें उन चीजों को, अरे छोड़ दो यार। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है कि ये समझना होता है कि ऐसे सिचुएशन में अगर वो क्वेश्चन आया, तो क्या होगा, तो यही होगा कि आपके 4 मार्क्स गए। एक ही क्वेश्चन तो गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं एक ही गया, ये एक वो क्वेश्चन होते हैं जो बड़ी आसानी से बन सकते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं, और दूसरों से नहीं बन सकते। मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो उसकी कहानी यही है कि कोई सॉल्व कर पाता है उसको। शायद लाखों बच्चों में, 10 लाख बच्चों में शायद 100, 200, 400, 500 बहुत हुआ। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस को से आपको भागना नहीं, इस तरह के क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भागना नहीं चाहिए। देख रहे हैं, देखिए ये 15 हमने जो बोला, तो इस तरह की चीजों से आपको भागना नहीं चाहिए, हमें डट के मुकाबला करना चाहिए इन कंटेंट का, क्योंकि ये ऐसे कंटेंट है जो हमने अगर किया हमारी जय जय और दूसरे की पराजय। तो वो चीजें जो हर कोई सॉल्व कर ले, इनऑर्गेनिक में यही होता है भैया। मैं जो बातें बोल रहा हूं बहुत सिंसियरली इसको लेंगे। मैं मानता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लोग हल्के में क्यों लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सेट है, तो लोगों को लगता है कि सभी से बन रहा है, आराम से बन रहा है, इनऑर्गेनिक में है क्या। लेकिन दूसरा यह भी पूछा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछते हैं जो नहीं बनेगा, फिर वो 20 लाख में 200 से बनेगा, 2000 से बनेगा। और पहले वाला टाइप का विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया, इवन नंबर है तो डाया, ऑड नंबर है तो पैरा, उससे भी सॉल्व कर लिया। तो उस तरह के क्वेश्चन बना के आप 4 नंबर लाएंगे, लेकिन वो 4 नंबर आपका रैंक नहीं बना सकता है। क्यों? वो सबने सॉल्व किया। आपकी रैंक कहां से आएगी? जो क्वेश्चन दूसरे लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं आप सॉल्व कर रहे हैं, और दैट टू विदाउट कंज्यूमिंग टू मच टाइम। तो अगर आप कम टाइम लेके अगर कर देते हो तो ये सब चीजें वही है। इसलिए चीजों से आप भाग नहीं सकते। अगर भागना तो फिर पूरी इनऑर्गेनिक से भाग जाए, जो सामान्य तौर पे लोग करते हैं। और हमारी इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक है ही नहीं यार, पावर पैकेट है ये अपने आप, पावर पैकेट है अपने आप में, कॉन्फिडेंस देने वाला पैकेट हमारे इनऑर्गेनिक। छोटे मोटे वो जो 20% क्वेश्चंस होते हैं ना तुच्चे टाइप के, उस पर तो हम लोग फोकस ही नहीं करते हैं। हमने कब आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स निकालना सिखाया, मेरे को बताओ। कब हमने आपको आइसोटोप खेलना सिखाया, बताओ मेरे को। तो उस तरह की तो इनऑर्गेनिक करनी नहीं होती है। वो वही क्वेश्चंस जो आएंगे और ठीक है कम लोग बनाएंगे, बहुत कम लोग बनाएंगे, वही सब रैंक डिफरेंशिएट करता है। एनीवेज ये भी हमने आपको पिछले लेक्चर का करवाया, आप देख ले, जेईई मेन सितंबर 2020 के क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि नीट वालों को कोई आपत्ति होनी चाहिए कि सर मेरे में कहां आता है, तो बिल्कुल आएगा। नहीं सर आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं,
पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, क्या बात है, दिल जीत लिए। अभी सामने होते तो हम आपको 5 स्टार खिलाते, आपसे पैसे लेके। चलिए आइए, तो हमने क्या बोला, ये मैं खेल क्या कर रहा हूं, इस खेल को समझना अच्छे से। हमने बोला कि जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, सेकेंडरी बॉन्डिंग फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल्स को बांधने वाले, ये या तो हाइड्रोजन बॉन्ड है या मॉलिक्यूलर फोर्स है, और ये इसी 3 चार्ज की वजह से, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड भी है तो वो इसी 3 चार्ज की वजह से। दो मॉलिक्यूल को आप एक दूसरे में मिलाते हो, नमक को पानी में डालते हो, तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा ना, तो वो इसी सब में से कोई टाइप होगा। समझ रहे हो ना? आप विस्की लेते हो और उसमें पानी मिलाते हो और विस्की में पानी मिल गया आराम से, कुछ तो इंटरेक्शन होगा ना, वो इन्हीं में से वो इंटरेक्शन कहीं ना कहीं आ रहा होगा। ठीक है, अलग बात है कि विस्की का आइडिया मेरे को ज्यादा है नहीं, फिर भी चलो आ जाओ, मेरे से ज्यादा आइडिया तुम लोगों को होगा। तो 3 तरह की चीजें, आयन, डायपोल, इंड्यूस डायपोल। अब कोई भी इंटरेक्शन हो इन सब में से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r टू द पावर x, मतलब एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल r टू द पावर x। अब आते हैं बारी बारी से, हम लोग डिस्कस करते हैं। आयन डायपोल, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल r टू द पावर 2। आपको समझ में आया होगा? सही है। एक काम करते हैं ना, u लिखते हैं, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन को u लिख देते हैं। क्या लिख दिया? u। तो क्या बोला हमने? u r टू द पावर 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r स्क्वायर के। देखो कैसे फॉल किया। अगर यही चीजें आयन आयन थी तो 1/r के। अब एक आयन के जगह आयन ही है, लेकिन दूसरे जगह सामने में डायपोल है, 1/r स्क्वायर। आया समझ में? 1/r स्क्वायर। आप एग्जाम्पल ले लो, मजा आ जाएगा। ये एग्जाम्पल कौन सा होगा? ध्यान से, NaCl को पानी में डाल दो, तो आपको पता है कि Na+ के चारों ओर वाटर आ जाएगा, हाइड्रेशन जो होता है। डेल्टा माइनस, तो आयन डायपोल इंटरेक्शन हुआ ना। तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि जब NaCl को पानी में डालेंगे तो इनमें से कौन सा एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन का फॉर्मूला सही होगा? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली कह रहा हूं, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r टू द पावर 6। ऐसे ऑप्शन दे दिया। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसको इसमें डुबोया तो कौन सा, मिलाया तो किस तरह का इंटरेक्शन जनरेट हुआ। तो Na+ के चारों ओर क्या आ गया आपका? Cl- का डायपोल, तो आयन डायपोल है। समझ रहे हो? उसी तरीके से Cl- के चारों ओर भी हो जाएगा, जैसे Na+ लिया तो Cl- के चारों ओर भी हो जाएगा। कौन आ जाएगा? वाटर का पॉजिटिव डायपोल। क्लियर है? तो आपको यह समझ में आया होगा। अब आ जाइए, अगर दोनों डायपोल लूं तो डेफिनेटली अब धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा हमारा फोर्स। अब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो दोनों जब मैं लूं तो फोर्स वीक होगा। डायपोल डायपोल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल r क्यूब, क्योंकि डायपोल तो आयन से कम इंटरेक्ट करेगा। आप देख भी पा रहे हैं कि जितना r पर पावर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी, r क्यूब। अब अगर एक आयन है, एक इंड्यूस्ड डायपोल है, तो r टू द पावर 4। अब बाकी में 5 नहीं लेते हैं, 6 होता है सीधा। सीधा क्या होता है? 6 होता, 5 नहीं होता है। एक्चुअली अगर स्टैंडर्ड टर्म में बात करें हम, तो इन सबको वेंडरवाल फोर्स नहीं बोलते हैं। वेंडरवाल फोर्स यही 3 को बोलते हैं स्टैंडर्ड टर्म में बात करें तो। एक ये और एक ये, इसी 3 को हम वेंडरवाल फोर्सेस बोलते हैं। इसको वेंडरवाल फोर्स नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो स्ट्रांग हो गया है थोड़ा।
क्लियर है? जब आयन आए तो आयन के कारण हम वेंडरवाल फोर्स नहीं बोलते, तो इसको वेंडरवाल फोर्स नहीं बोलते, ये 1/r² है जो काफी ज्यादा है। इसको आप बोल सकते हैं वेंडरवाल फोर्स, इसको और इसको। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एक प्यारा सा नाम है किजॉम फोर्सेज। वेंडरवाल फोर्स का नाम है तो इसका एक नाम है किजॉम फोर्सेज, DDE, किजॉम डबल ई। और डायपोल इंड्यूस डायपोल का एक नाम है डीबाई फोर्सेज, और इंड्यूस डायपोल का नाम है एक लंदन फोर्सेज। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है यूएल, नहीं समझ में आया? लंदन के कारण यूएल, और डीबाई के कारण यूडी, और किजॉम के कारण यूके, ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता। ई के अगर लिख दिया ना तो आपको समझ जाना है एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन ड्यू टू किजॉम फोर्सेज, तो 1/r³। तो देखो कितने अच्छे से क्लियर हुआ हमारा। आयन आयन 1/r, आयन डायपोल 1/r², डायपोल डायपोल 1/r³, डायपोल इंड्यूस डायपोल आयन इंड्यूस डायपोल 1⁴, डायपोल इंड्यूस डायपोल 1/r⁶, और इंड्यूस डायपोल 1/r⁶। क्लियर है? एक मिनट, सॉरी। आइए, तो हमने क्या बोला, आपको सारे के एग्जांपल्स भी देखने होंगे, तो इन तीनों को आप मेनली वेंडरवाल फोर्सेस बोलते हो। किन तीनों को? डायपोल डायपोल, किजॉम फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस डायपोल, डीवाई फोर्सेस, और इंड्यूस डायपोल जिसको लंदन फोर्सेस। तो आप इसको ईएल या यूएल बोल लो, यूडी बोल लो, डीवाई के कारण, और किजॉम के कारण यूके बोल लो। ये हमारा हुआ। अब उधर एक बच रहा हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से, हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे वाटर में आपने वाटर एक एग्जांपल ले लिया हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, ग्रीन कर लेते, अच्छे से देखिएगा। तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या करते हैं? ये वाटर के पास क्या है? डायपोल ही तो है ना बेटा। ये वाटर के पास क्या है? एग्जैक्टली डायपोल ही तो है। इसलिए ये भी एक तरह का डायपोल ही है। लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इस डायपोल से ज्यादा होती है। हमने पहले डिफरेंशिएट कर दिया, इनको हम लोग वेंडरवाल फोर्स बोलते हैं, और हमने पीछे ही लिख दिया। आप याद कर ले, देख ले, यहां आपको याद होगा वैसे ऑलरेडी, फिर भी इस पेज को देख लो। हमने क्लियर किया हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमारे मॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है, अच्छी खासी ज्यादा होती है। ये लेस देन 10 किलो जूल पर मोल है, और वो 10 to 45 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, ये लेस देन 10 किलो जूल पर मोल है, वो 10 to 45 किलो जूल पर मोल। तो क्या कंक्लूजन आया बेटा? ध्यान से, क्या कंक्लूजन आया? अच्छे से देखो, बढ़िया से देखो प्लीज। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह का डायपोल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। ए काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग डायपोल। ये भी डायपोल है, लेकिन कैसा डायपोल है? स्ट्रॉन्ग डायपोल इंटरेक्शन। इसका मतलब है कि अगर मेरे से इसका एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन पूछा जाए तो मैं बोलूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल R³। क्यों? क्योंकि भैया ये भी डायपोल है। क्लियर हुआ? तो आप देख ले अच्छे से, मॉलिक्यूलर फोर्सेज का एक टाइप आयन डायपोल ऐसा हो सकता है सिर्फ, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि ये R/r² है। हमने बोला मॉलिक्यूलर फोर्स का एक टाइप सिर्फ आयन डायपोल ऐसा हो सकता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि 1/r² है। बाकी ये सारे के सारे कमजोर। वो भी डायपोल, ये भी डायपोल। अंतर क्या है? ये कैसा डायपोल, ये कमजोर वाला। जब वैंडरवाल फोर्स बोलेंगे तो वीक वाला, क्योंकि ये लेस देन 10 किलो जूल पर मोल है, और वो स्ट्रांग वाला। अगले पेज में और अच्छे से लिखता हूं, क्लियर लिखता हूं। इस तरह से क्या कहानी बनी, ध्यान से देखिए। इस तरह से कहानी बनी कि जो हमारा H बॉन्ड है ये स्ट्रांग हो गया हमारे वैंडरवाल फोर्सेज से, और वैंडरवाल फोर्सेज में हमारी तीन चीजें आ गई। एक आ गया डायपोल, दूसरा आ गया बेटा डायपोल इंड्यूस डायपोल, और तीसरा आ गया इंड्यूस डायपोल। हमने क्लियर किया हुआ है इन तीनों की इंटरेक्शन एनर्जी या बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बोल लो,
ये लेस देन 10 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और H बॉन्ड का हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये ग्रेटर देन 10 किलो जूल पर मोल है। ये जो हमारा डायपोल डायपोल है इसको हमने वीक लगा दिया है, और ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल है। क्लियर है चीजें? इन दोनों में बहुत मामूली फर्क है। अब वो फर्क हम लोग अगले लेक्चर में और अच्छे से उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इन दोनों में बहुत मामूली फर्क है। इसमें ये भी डायपोल डायपोल, ये भी डायपोल डायपोल, बस उसमें हाइड्रोजन रहना जरूरी है। एक एग्जांपल करता हूं, ध्यान से देखो। HCl और HCl का इंटरेक्शन, ठीक से देखो, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, सॉरी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। तो ये वाला जो इंटरेक्शन है ये 7 किलो जूल पर मोल है। कितना है? 7। वही एग्जांपल में अगर अमोनिया ले लो, ठीक से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की भी 3.0 है और क्लोरीन की भी 3.0 है, दोनों की 3.0 है। ध्यान से दोनों की 3.0 है। तो ये वाला क्या है? ये 13 किलो जूल पर मोल है। चूंकि इसमें हाइड्रोजन है और डायपोल डायपोल है और 10 के ऊपर है, तीनों बातें, क्या क्या बोला पहला? हाइड्रोजन 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 है, डायपोल डायपोल है और 10 के ऊपर है, तीनों बातें। हाइड्रोजन भी है डेल्टा प्लस में, ग्रेटर देन 10 किलो जूल है, ठीक है, और डायपोल डायपोल भी है। तो यदि वैसा वाला डायपोल डायपोल जिसमें हाइड्रोजन हो और वो 10 किलो जूल पर मोल के ऊपर हो, उसको हम H बॉन्ड बोलते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम अमोनिया में बोला कि H बॉन्ड है। और सारी चीजें यहां है, यहां हाइड्रोजन है पॉजिटिव डायपोल के रूप में, सही है भैया। ये डायपोल डायपोल है, ये भी सही है, H बॉन्ड होना चाहिए इसको, लेकिन बट ये लेस देन 10 किलो जूल पर मोल गया, इसीलिए से अपन इसको वेंडरवाल फोर्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? मतलब वीक डायपोल डायपोल। ये डिफरेंशिएट हुआ अच्छे से या नहीं? ये डिफरेंशिएट हुआ कि नहीं? हाइड्रोजन बॉन्ड और डायपोल डायपोल एक ही चीज है, अंतर कहां पर है? ये वैसा वाला डायपोल डायपोल है जिसमें हाइड्रोजन हो और 10 के ऊपर हो किलो जूल पर मोल, तब हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन है बट वो 10 किलो जूल पर मोल के नीचे है, तब वो डायपोल डायपोल हो गया। तो क्या आपको ये वाला मामला अच्छे से समझ में आया? वीक डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, इन सब का लेस देन 10 किलो जूल पर मोल है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ग्रेटर देन 10 किलो जूल पर मोल है। क्या ये मामला अच्छे से समझ में आया? एक बार सभी लोग हाँ ना बताएं प्लीज, जल्दी से, बस आखिरी क्षणों में हम लोग हैं, जल्दी से क्लियर करें। सभी लोग एक बार बताएं। जल्दी से। गुड, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा, शानदार। अब अगर मैं बोलूं कि मीथेन किस चीज का एग्जाम्पल है, तो बोलोगे सर मीथेन में CH4 है, मीथेन में CH4 है। ध्यान से, तो ये क्या है हमारा? आईडी। आपको फोर्स को समझना है। मान लो हमने आपको फोर्स, क्यों आईडी? तो अगर आपसे बोलेगा कि इस फोर्स में एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, तो बोलोगे सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल R⁶। क्लियर है? अगर हमने बोल दिया, ठीक से ध्यान से देखोगे, अगर हमने कुछ और बोल दिया बेंजीन एंड HCl, तो बोलोगे देखो सर बेंजीन नॉन पोलर है, म्यू 0 है, इसलिए यहां आईडी डिफाइन होगा, और सर HCl म्यू ग्रेटर देन 0 है, यहां डायपोल डिफाइन होगा। तो डायपोल आईडी,
देयरफॉर इंटरेक्शन कैसा बना बेंजीन और HCl के बीच, डायपोल आईडी, और जब डायपोल आईडी बना सर तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R⁶ ऐसे निकालते हैं। मान लो हमने बोला KCl एंड वाटर का इंटरेक्शन, तो बोलोगे कि सर देखो KCl में आयन है और वाटर में सर डायपोल है, ऐसे पकड़ में आएगा। इसीलिए सर यहां जो होगा वो आयन डायपोल इंटरेक्शन है। अगर मैं बोलूं एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन का हिसाब किताब क्या है, बोलोगे एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। आपको समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूं, इसमें ऐसे चीजें आते हैं। आ जाइए, मैं आपको इस पेज में यहां पर एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं, देखो आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ये वाला, मैच द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन कॉलम ए विद द डिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ देयर इंटरेक्शन एनर्जी इन कॉलम बी। तेजी से आप इसका आंसर करें, जल्दी से बताएं मेरे को सभी लोग। बस आखिरी 2 मिनट हम लोग और लेने जा रहे हैं। हमने बोला मैच द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन कॉलम ए विद द डिस्टेंस डिपेंडेंस ऑफ देयर इंटरेक्शन एनर्जी इन कॉलम बी। क्या आंसर आएगा जल्दी? ए आंसर, बहुत तेजी से जवाब आया है। ये सब क्वेश्चन डिफरेंशिएट करता है। आयन आयन, ए सारे लोग ए दे रहे हैं। अब मैं देखता हूं, आयन आयन 1/r सही है, तो 1 का ए आएगा। डायपोल 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 1/r³ आएगा, इसलिए 2 का सी आएगा। और लंदन डिस्पर्शन फोर्स किसको बोलते हैं? लंदन फोर्स हमने बोला इंड्यूस डायपोल, सारे लोग ये बोल रहे हो, तो इंड्यूस डायपोल 1/r6 आएगा, तो 3 का डी आएगा। तो आयन डायपोल के लिए 1/r² होता है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसलिए 1 का ए और 2 का सी और 3 का डी। देखो आप लोगों ने एकदम सही बोला, ये तो हम लोगों ने पिछले दिन इसको किया ही था। ए बी हैज द स्टिफेस्ट बॉन्ड। बहुत सही जवाब दिया आप लोगों ने। अगले पेज में आ जाओ, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए आप। बस आखिरी 2 मिनट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मोस्ट डिपेंडेंट, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल इन अलाउइंग xenon टू गैस टू लिक्विफाई? xenon गैस को लिक्विफाई करना है, तो कौन सा फोर्स इसमें काम कर रहा है? किस फोर्स की वजह से ऐसा होगा? जल्दी से। तेजी से, बहुत सुंदर, जल्दी जल्दी। कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? तो xenon नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, तो कौन से फोर्स इसमें काम करेंगे जिसकी वजह से वो xenon गैस लिक्विफाई हो जाएगा? देखिए xenon नॉन पोलर है, तो अगर नॉन पोलर है तो xenon के अणुओं के बीच, ये तो नॉन पोलर ही है ना, तो xenon के एटम्स के बीच कौन सा फोर्स काम करेगा? आईडी, वेंडरवाल फोर्स। नहीं, इंड्यूस डायपोल या इंस्टैंटेनियस डायपोल, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि आयोनिक तो काम करेगा नहीं, डायपोल क्यों काम करेगा? जेनॉन को करना है ना, जेनॉन को, तो जेनॉन तो पोलर तो है नहीं, इसलिए पोलर बिल्कुल नहीं हो सकता। और आयन तो कभी नहीं हो सकता, जेनॉन में आयन कहां से आ गया? इसलिए ये कभी नहीं। डायपोल होता है पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए, तो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल तो यहां कुछ है नहीं। हमारा जेनॉन क्या है? नॉन पोलर है, आयोनिक हो नहीं सकता है। इंस्टैंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, आईडी इसी को बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस डायपोल। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को ओपन कर रहा हूं, जल्दी से देखें इसको, जेईई मेन 2020 वाला। जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, ऊपर वाला जल्दी। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयोनिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, एक्चुअली ये मुझे पढ़ाना चाहिए बट मैंने यहीं पे ये कर दिया। रिलेटिव स्ट्रेंथ, जल्दी से, ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। सबसे स्ट्रांग कौन होगा? एकदम तेजी से जवाब दें। आंसर सी आ रहे हैं आप लोगों के। देखिए सबसे इफेक्टिव इंटरेक्शन तो आयन का होगा, तो जाहिर सी बात है सबसे स्ट्रांग होगा आयन डायपोल
नहीं, एकदम सही जवाब दे रहे हो आप लोग, सी, वेरी गुड वेरी गुड। आयन डापोल के बाद डापोल डापोल, इसके बाद कौन सा, आयन इंड्यूस डापोल, और उसके बाद कौन सा, डापोल इंड्यूस डापोल। बहुत सही। और सबसे कमजोर इंड्यूस डापोल, इंड्यूस डापोल, बिल्कुल सही है। तो आप सभी लोगों ने देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, और जेई मेन के क्वेश्चन हमने करवाए आपको। तो आयन डापोल कहां गया, आयन आयन, और आयन आयन तो खैर सबसे स्ट्रांग होगा, आयन डापोल डापोल डापोल, वेरी गुड, सी, सभी लोगों ने सी जवाब दिया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन को आप देखें, द प्रीडोमिनेंट इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट लिक्विड आर। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इथाइल एसीटेट में बातें की गई है। इथाइल एसीटेट इज व्हाट, C2H5, और एसीटेट, एसीटेट लिखोगे ना, तो एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन हटा करके वहां इथाइल जोड़ दोगे, यही होगा ना। जैसे एसिटिक एसिड हुआ CH3COOH, तो इसी में इथाइल जोड़ दिया आपने, यही है। तो अब ये क्या है आपका, पोलर है, डेफिनेटली पोलर है, तो डापोलमेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा रहा, द प्रीडोमिनेंट इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट लिक्विड, इसमें कौन सा इंटरमॉलिक्युलर, मतलब इनके अणुओं के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, CH3CO C2H5 और CH3COO C2H5, कौन सा लगेगा, पोलर है, डापोल डापोल लगेगा। आप समझ रहे हो चीजों को, हाँ बिल्कुल। तो हमारा क्या हो जाएगा, डापोल, पहला क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड लंदन, डापोल डापोल, हाइड्रोजन बॉन्ड लंदन डिस्पर्शन, डापोल डापोल। अच्छा, मोर देन वन टाइप भी इसमें है, देखिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आगे सॉल्व होगा, इसको अभी रहने देते हैं, क्योंकि इस चीज को मैं छोड़ देता हूं, आगे थोड़ा सा सॉल्व होगा, क्योंकि इसका नॉन पोलर पार्ट में इंड्यूस डापोल डापोल होगा। ये वाला जो पार्ट है, यहां से आईडी आईडी बनेगा, और ये वाले पार्ट से इसका डापोल डापोल बनेगा, दोनों बनेगा। तो आपको देखना पड़ेगा, देख रहे हो, लंदन डिस्पर्शन भी है नॉन पोलर वाले में, और डापोल डापोल भी है, ठीक है। और इसमें है लंदन डिस्पर्शन, डापोल डापोल, और हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं नहीं हो सकता है इसमें, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लंदन डिस्पर्शन, जी नहीं, इसका आंसर होगा लंदन डिस्पर्शन एंड डापोल डापोल। हालांकि इस क्वेश्चन को आगे दोबारा मैं सॉल्व करवाऊंगा एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सॉल्व किया जाएगा, आगे करवाऊंगा मैं, ये वाला होगा आंसर फिलहाल, लंदन डिस्पर्शन एंड डापोल डापोल, ठीक है। ये दोबारा से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अभी इसको हम लोगों ने उस लेवल पे पढ़ा नहीं है। अब ये हमारा क्वेश्चन देखिए ऊपर वाला, अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर्स डापोल डापोल एज द मेजर इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन, डापोल डापोल, तो ये तो बेटा क्या हो जाएगा, आयन डापोल, नहीं, आयन, बेंजीन नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो आईडी आईडी, समझ रहे हो ना, बेंजीन नॉन पोलर, नॉन पोलर, बेंजीन नॉन पोलर और इथेनॉल नॉन पोलर, तो डापोल आईडी। और आपसे पूछ रहा है क्या, डापोल डापोल, एसीटोनाइट्राइल CH3CN और एसीटोन, यही हो जाएगा डापोल डापोल। जेईई मेन 2006, इस क्वेश्चन को देखिए, यही क्वेश्चन वो था जहां से पहली बार इस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी एनर्जी में। इसका आंसर आप जल्दी कर दे, जल्दी से, आखिरी, आज का आखिरी, एकदम लास्ट। द इंटरमॉलिक्युलर इंटरेक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज, तेजी से आखिरी क्वेश्चन, जल्दी प्लीज, फास्ट। प्लीज जल्दी फास्ट। चलिए, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, सभी लोग बी कर रहे हैं आंसर, गुड 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 गुड, कम ऑन, फास्ट फास्ट, वाह क्या बात, भर दिए सभी लोग भी। और बेटा मैं एक बात बहुत अच्छे से बोलूं, ये जेईई मेन 2000, आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, सारे इंस्टीट्यूशन ने कोटा में एक तरफ से इसका आंसर करा था, ये जो गलत है, सारे ने करा था, सब ने, सब बड़े बड़े तुर्रम खान, क्या सोच के किया था
तो उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो यहां पूछा गया ना, इस इंटरेक्शन को उन्होंने बना लिया फोर्स, इंटरेक्शन को बना लिया फोर्स। तो वो समझ रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है आर क्यूब के, इसका मतलब एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर लाने के लिए आयन डायपोल लोगों ने कर दिया, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है? केमिस्ट्री में हम लोग फोर्स इंटरेक्शन जब भी बोलते हैं तो उसका मेजरमेंट एनर्जी होता है, हमने शुरू से आपको समझाया, इसलिए आप लोगों ने सही किया, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। तो कैसा रहा आज का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका? एवरेज, गुड, एक्सेलेंट? कुछ अच्छा आपने सीखा, बढ़िया, जो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड हो या नहीं? बताइए। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं अब एच बॉन्ड की कहानी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की कहानी। आज के लिए बस इतना ही बेटा, अगले लेक्चर में हम लोग नई चीजें लाते हैं। बताइए कैसा रहा आज का आपका एक्सपीरियंस, अनुभव? फिर हम विदा लें आप लोगों से। एक्सेलेंट, 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 थैंक यू सो मच। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। सर हम आपके बच्चे हैं नहीं, आप लोग दोस्त हैं यार, एकदम दोस्त हैं। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।